हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ वन शॉट सीरीज, जहां पे हम लोग 12th कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड के मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। वन शॉट लेक्चर में 1 से 1.5 घंटे का हर एक वीडियो होने वाला है और हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले मैथ्स 1 का 5th चैप्टर विच इज इंटीग्रेशन। बहुत टाइम से बहुत सारे कमेंट्स में बच्चे डाल रहे थे, सर इंटीग्रेशन कराओ, तो फाइनली वी आर ऑन द चैप्टर इंटीग्रेशन। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और हो सकता है कि हम लोग 1.5 घंटे में ही ख़त्म भी कर लें, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत तेज़ नहीं पढ़ाऊँ, बहुत फास्ट नहीं पढ़ाऊँ और कोशिश करूंगा कि बहुत स्लो भी नहीं हो, एक मीडियम स्पीड रखने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये चैप्टर का वेटेज है हमारा 7 मार्क्स का, विथ ऑप्शन का वेटेज है ये। सबसे पहली चीज़ मैं तुम लोगों को बता दूं कि वीडियो किन लोगों के लिए है। अगर तुम ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ चुके हो और रिवीजन करना चाहते हो तो वेरी बेस्ट, ये वीडियो तुम्हारे लिए। पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा बहुत अच्छे से, इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को। लेकिन अगर तुम लोग ये चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो भी तुम्हें ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं इसमें समझाऊंगा तुम्हें समझ में आएगा। और मैंने ऑलमोस्ट कोशिश की है कि सारे के सारे टॉपिक्स जो इस चैप्टर में पूछे जाते हैं और जितने भी चैप्टर में अवेलेबल है उन सबको कवर करने की कोशिश मैंने की है। तो तुम लोग ये वीडियो देख सकते हो, बट बेटर होगा कि अगर तुम लोग ऑलरेडी कोई नॉलेज रखते हो इंटीग्रेशन की पहले से, और लास्ट अगर तुम इंपॉर्टेंस पढ़ना चाहते हो, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन इसमें उठाए हैं वो ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन है जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस हम लोग स्टार्ट करते हुए इसी के साथ हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया। हम सबसे पहले देखेंगे एंटी डेरिवेटिव, ये हमारे टॉपिक्स हैं। एंटी डेरिवेटिव, डरना मत, नाम से तुम्हें लग रहा होगा कि क्या दे दिया। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव का उल्टा इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, उसी को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। फिर हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, हम पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ अ स्पेशल टाइप, जो एक स्पेशल टाइप होता है जिसमें EX का यूज होता है, जो मैं तुम लोगों को बताऊंगा पढ़ते टाइम। इंटीग्रल ऑफ अ स्पेशल टाइप विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 होता है अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है, वो भी सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि U इंटू वी रूल भी हम पढ़ेंगे। और फाइनली हम पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। पूरे 6 एक्सरसाइज इस चैप्टर के अंदर और हमने 6 के 6 टॉपिक्स यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये जो तुम्हें स्टार्स दिख रहे होंगे यहाँ पर, किसी पे 2 स्टार लगा, किसी पे 3 स्टार, ये उनकी इंपॉर्टेंस बताता है। U इंटू वी रूल और इंटीग्रल ऑफ अ स्पेशल टाइप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और कभी कभी पार्शियल फ्रैक्शन भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, मतलब बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस पर 2 स्टार लगाया कि ये भी इंपॉर्टेंट है, पर ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाले पढ़ने नहीं है, सब्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट हर जगह पे यूज होता है, तो हम लोगों को पढ़ना सब है। इंपॉर्टेंट कौन से ज़्यादा है, टाइम किसको ज़्यादा देना है, वो तुम लोग इसको देख के डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ विच इज़, अच्छा सबसे पहला टॉपिक पढ़ने से पहले फॉर्मूला तो देख ले हम लोग। तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, देखते जाओ एक एक करके। सबसे पहला xn का इंटीग्रेशन क्या होता है, x यहाँ पावर में n लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला इज x के पावर में n+1, पावर में +1 कर दो और अपॉन में भी n+1 यानी पावर +1 कर दो और लास्ट में +c। ये तो तुम्हें पता ही, इंटीग्रेशन करने के बाद +c लिखना ही पड़ता है। फिर सेकेंड फॉर्मूला, अगर 1 का इंटीग्रेशन करने बोला तो क्या आ जाएगा, x और लास्ट में +c तो डालना ही पड़ता है। अगर हमें a टू द पावर x का इंटीग्रेशन करने बोला तो a टू द पावर x अपॉन में log a और लास्ट में +c तो लिखना ही पड़ेगा। अगर ex का इंटीग्रेशन बोला तो ex ही आता है, लेकिन लास्ट में +c लिखना ही पड़ेगा। अगर 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन बोला तो log x आता है और लास्ट में +c लिखना ही पड़ेगा। अगर 1 अपॉन √x का इंटीग्रेशन करने बोला है तो आता है 2√x और लास्ट में हमें +c लिखना पड़ेगा। ये सारे फॉर्मूले तुमने ऑलरेडी बहुत बार ये फॉर्मूलों को देखा होगा। अगर तुम्हें सारे फॉर्मूले याद है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर बुक में भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं निकाल लो। बस अपने पास ना एक पेपर रख लो जिस पे तुम्हारे पास फॉर्मूले सारे लिखे हुए होंगे, क्योंकि अभी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले का यूज़ होगा, और अगर तुम्हें याद नहीं होगा तो इशू होगा तुम लोगों को समझने के लिए। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसको मैंने लिखा था एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये होता है इंटीग्रेशन, तो हमें इंटीग्रेशन ही करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं समझाता हूँ कैसे क्वेश्चन है ये। सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि इफ़ f'(x) का मतलब समझते हो क्या होता है, एक फंक्शन है fx, इसका जब मैं डेरिवेटिव निकाल दूंगा तो जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, f'(x), मतलब ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है ऑलरेडी। और हमें दिया है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव होने के बाद क्या आ रहा है, x² + 5, ये इसकी वैल्यू हमें दे रखी है ऑलरेडी क्वेश्चन में। और हमें कुछ वैल्यूज और भी लिख कर दी, यहाँ पे बोला है f0 की वैल्यू -1 है, और हमें बोलता है देन फाइंड द f(x), तो हमें क्या फाइंड करके निकालना है, f(x) मतलब ओरिजिनल फंक्शन हमें निकालना है। डेरिवेटिव वाला फंक्शन दिया है, हमें ओरिजिनल निकालना है, तो हमें डेरिवेटिव को हटा देना है।
तो उसी को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को हटा दो। अब वो कैसे करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन के थ्रू करेंगे। तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। हम लोग 6 वाला यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले गिवन लिख लो, क्या दे रखा है हम लोगों को, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो डेरिवेटिव हटाना है ना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। थोड़ा मार्कर और ज़्यादा डेंस कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिखा मैंने, यहाँ पर एक इंटीग्रेशन आ जाएगा एफ डैश एक्स के साथ, यहाँ पर भी एक इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 के साथ। लेकिन जब भी इंटीग्रेट किया जाता है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू कोई एक वेरिएबल लिखा जाता है। तो हम लोग इंटीग्रेट तो कर रहे हैं दोनों साइड, बट कैसे कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वेरिएबल कौन सा है, एक्स है। तो यहाँ पे आ जाएगा dx, यहाँ पे आ जाएगा dx। तो इंटीग्रेशन ऐसे ही होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया dx लिखा, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया dx, और जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो बीच में होगा। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करके हमारा ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा एफ एक्स, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव हो गया। और यहाँ पर एक्स एन का फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स टू द पावर 2 है तो एक्स एन का फॉर्मूला आता है एक्स के पावर में n+1 अपॉन में n+1 हो गया, प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या आएगा सर जी, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। अब 5 ना इस ऐसे समझ लो, 5 मतलब 5 × 1। 5 एक कांस्टेंट है जो वहाँ पे 1 के साथ है, और जब कांस्टेंट उस 1 के साथ है तो हम लोग उस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिख देंगे। तो 5 हम लोग कैसे लिख देंगे, एज इट इज। और 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, x आ जाता है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5x। अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझता है तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक और फॉर्मूला एडअप कर देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ k इज ऑलवेज kx प्लस c। तो k यानी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन kx आ जाता है, तो 5 है तो 5x हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 5 का इंटीग्रेशन लिख दिया 5x, और सब इंटीग्रेशन होने के बाद लास्ट में क्या लिखोगे, प्लस c। याद रखना, फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाया, फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाया, लेकिन प्लस c सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, एक पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक प्लस c आता है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हो, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स के पावर में 3 अपॉन में 2 + 1 3 प्लस 5x प्लस c, ये हो गया हमारा फंक्शन। लेकिन रुको, अभी एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है मालूम है, ये c यहाँ पर क्या कर रहा है, फंक्शन के अंदर ये फंक्शन ऑफ x है तो सिर्फ x होना चाहिए, अंदर c के ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें एक और कंडीशन दी गई थी, f(0) की वैल्यू दी गई थी -1। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लिखते हैं कि गिवन f(0) कितना दिया था, -1। तो देयरफॉर f(0) मतलब फंक्शन में x की जगह 0 पुट कर दो। तो ये रहा f(x), अब यहाँ पर x की जगह मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो ये x का क्यूब अब क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस 5x, तो 5x की जगह 0 आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं f(0) की वैल्यू हमें क्या दी गई है, -1, तो यहाँ पर आ गया -1। 0 का क्यूब 0 होता है, 0 अपॉन एनीथिंग 0, 5 0 0, तो ये दोनों तो मतलब ही नहीं लिख कर, क्या बचा c। तो हमें मिल गया c इज इक्वल्स टू -1, c की भी वैल्यू आ गई -1। अब फाइनल हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे कि देयरफॉर f(x) यानी फंक्शन इज इक्वल्स टू x³ अपॉन में 3 प्लस 5x और प्लस c की जगह c की वैल्यू कितनी है, -1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -1, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझा, ऐसे करते हैं एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव दिया उसको हटाते कैसे, ऐसे हटाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चंस दिए गए हमें। आगे एक और क्वेश्चन सेम इसी वे में क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम लोग इसको खुद से भी चाहो तो सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। बस फर्क कितना होगा मालूम है, यहाँ पर देखो ऑलरेडी एक्सप्रेशन में k दिया हुआ है और तुम लोगों को k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस बार। लेकिन जब तुम लोग इंटीग्रेशन करोगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा c, तो c की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, थर्ड वाला तुम लोग खुद से कर लेना। तो वहाँ पर क्या गिवन है, गिवन f(x) इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, 4x³ - 3x² प्लस 2x प्लस k। तो लिख देते हैं हम लोग 4x³ - 3x² प्लस 2x प्लस k। लेट अस चेक कि क्वेश्चन गलत नहीं है हमारा। तो 4x³ 3x² 2x k, परफेक्ट। अब एंटी डेरिवेटिव करना है, f(x) निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन आ जाएगा एफ डैश एक्स के साथ और डी एक्स। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन आ जाएगा पूरे के साथ 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k के साथ यहाँ पर dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा fx, सिंपल है। यहाँ पर 4 कांस्टेंट है और x क्यूब के साथ है। जब भी कोई कांस्टेंट किसी x के वेरिएबल के साथ होता है तो उस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करते, याद रखना। डेरिवेटिव में भी सेम रूल फॉलो होता था। तो 4 को एज इट इज लिखेंगे, x क्यूब का इंटीग्रेशन कर देंगे तो xn का फॉर्मूला लग जाएगा x के पावर में n+1 अपॉन में भी n+1, काम खत्म हो गया हमारा। माइनस यहाँ पे इंटू 3 एज इट इज, यहाँ पे xn का फॉर्मूला तो x के पावर में n+1 अपॉन में भी n+1, काम खत्म हो गया हमारा। ये भी 2 x के साथ है तो 2 को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे x मतलब x के पावर में कुछ नहीं यानी कि 1, तो xn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो x के पावर में 1 है ऑलरेडी और n+1 किया तो 1+1 और नीचे भी 1+1 और लास्ट में k दिया तो k का इंटीग्रेशन अभी बताया था kx आता है, अभी पीछे देखा था हम लोगों ने। और क्योंकि सबका इंटीग्रेशन हो चुका है इसलिए लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस c। तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। fx इज इक्वल्स टू 4 एज इट इज रहेगा, x के पावर में 4 आ गया अपॉन में 3+1 कितना हो जाता है 4, माइनस 3 को एज इट इज लिखेंगे, x के पावर में 3 आ गया अपॉन में 2+1 कितना हो जाएगा 3, प्लस 2 को एज इट इज लिखेंगे, x के पावर में कितना है 2 अपॉन में भी कितना आ गया 2 प्लस kx प्लस c। कुछ कैंसल आउट हो रहा है, देखो 4 4 कट गया, 3 3 कट गया, 2 2 कट गया और हमारे पास एक सिंपल सा इक्वेशन बच रहा है फाइनली कि fx इज इक्वल्स टू x के पावर में 4 माइनस x के पावर में 3 प्लस x का स्क्वायर प्लस kx प्लस c। अब बेसिकली हम लोगों को fx तो मिल गया पर दिक्कत क्या है, x का फंक्शन है तो x होना चाहिए सब वेरिएबल में। यहाँ पे k कांस्टेंट, c कांस्टेंट क्या कर रहा है, नहीं चलेगा, k और c की वैल्यू निकाल कर डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्वेश्चन में चलेंगे और देखेंगे कि क्या हमें कुछ ऐसा दिया है जिसका यूज करके k c निकल सकता है। देखो दिया हुआ है f(0) इज इक्वल्स टू 1, हमें लिख कर दे दिया है, यहाँ पर ये लिख कर दे दिया और साथ में यहाँ पर दिया f(1) इज इक्वल्स टू 4। तो हम लोग चलो इन दोनों का यूज करते हैं। हम लिखेंगे गिवन f(0) इज इक्वल्स टू 1 और हम लोगों को साथ में क्या दिया है एंड f(1) इज इक्वल्स टू 4, दोनों का यूज करते हैं। पहले इसका कर लेते हैं। तो हम फंक्शन में x की जगह 0 पुट करेंगे, तो x की जगह क्या पुट कर दिया 0, तो 0 के पावर में 4 माइनस 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस k इंटू 0 प्लस c। तो हमें मिल रहा है f(0), देखो इसकी वैल्यू पता है ऑलरेडी कितनी है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू ये 0 गायब, ये भी गायब, ये भी गायब, ये भी 0 बन के गायब, बचा क्या c। तो हमें मिल गया c इज इक्वल्स टू 1, काम खत्म। अब हम लोगों को k निकालना है तो नाउ f x की जगह 1 पुट कर दो क्योंकि 1 दिया है ना, तो 1 के पावर में 4, 1 का क्यूब, 1 के पावर में 4 माइनस 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस c। तो f(1) की वैल्यू ऑलरेडी कितनी की मैंने 4, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4। 1 के पावर में 4 1 ही होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, k 1 जा k और प्लस c की वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी पता चल चुकी है, c की वैल्यू भी कितनी है 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि 4 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाता है 0, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ये दोनों गायब हो जाएंगे। तो बचा वहाँ पे 1 + 1 2 और k, तो हमारे पास बच रहा है 2 + k की वैल्यू चाहिए, वो 2 को इधर लेकर आ जाओ। तो हमें मिलेगा 4 - 2 इज इक्वल्स टू k, तो 2 इज इक्वल्स टू k की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब फाइनली तुम देयरफॉर अपना फाइनल fx लिख दोगे जो कि आ जाएगा, क्या दिया था हम लोगों को, x के पावर में 4 माइनस x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर, लिखो यहाँ पे माइनस x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस kx, तो kx k की वैल्यू कितनी मिली है 2, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी मिली है 1, तो प्लस 1 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया तुम लोगों को? आसान है एंटी डेरिवेटिव करना, ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है इसलिए मैंने तुम लोगों को ये चीज़ करवा दी, ठीक है। ऐसा मत सोचना है कि ये ऐसे मैं करवा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बस ये हो गया और यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया है तीसरा वाला, ये तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक इज 5.2 का सब्स्टिट्यूशन मेथड। तुमने ऑलरेडी सुन रखा होगा इसके बारे में, बहुत फेमस मेथड है, ठीक है। तो होता क्या है, कभी कभी ना जो क्वेश्चंस होते हैं इंटीग्रेशन के वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना कि तुम डायरेक्टली उस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते।
कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व नहीं होगा। जैसे यहाँ पर सामने दिख रहा है ना, क्या खतरनाक क्वेश्चन दिया है, ऊपर 2x+6 लिखा है, फिर बीच में अपॉन दे दिया है, फिर नीचे रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। अगर मैं इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मुझे पहले सोचना पड़ेगा कि क्या इंटीग्रेशन में कोई u/v रूल है, क्योंकि बीच में अपॉन लगा हुआ है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब हमने तो नहीं सीखा हमारे चैप्टर के अंदर कोई u/v रूल, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं मालूम, हम लोग ढूंढते हैं कि मैं देखूं कोई ऐसा वहां पर पार्ट मिले क्वेश्चन का, उस पार्ट का डेरिवेटिव भी उसी क्वेश्चन में प्रेजेंट होना चाहिए। कोई ऐसा पार्ट क्वेश्चन का जिसका डेरिवेटिव भी उसी क्वेश्चन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ, अब देखो कभी भी यार ना बड़ा जो एक्सप्रेशन होता है उसका डेरिवेटिव करोगे तो छोटा हो जाएगा। तो इतना तो कंफर्म है कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव करके नीचे वाला नहीं आने वाला है, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी छोटा है, डेरिवेटिव करके और छोटा हो जाएगा। तो एक बार ट्राई करता हूँ क्या नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव करके वो ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो दिख रहा है आएगा क्या। तो मुझे दिखाई दे रहा है यार x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। 6x में 6 कांस्टेंट है तो एज इट इज आएगा, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, विच इज 6 1 6, और 3 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, तो दिस इज 2x + 6 1 6, यही ऊपर प्रेजेंट है। अगर ऐसा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे ध्यान से देखो, हम यहाँ पे लिखते हैं पहले लेट, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मान लिया जाता है i। तो इंटीग्रेशन 2x + 6 अपॉन में क्वेश्चन में क्या लिख कर दिया है x² + 6x + 3 dx। फिर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम मान लेते हैं कि पुट, ये जो पूरा नीचे वाला एक्सप्रेशन है, रूट को मत कंसीडर करना, रूट अलग चीज है, सिर्फ अंदर वाला जो पार्ट है t, उसको क्या मान लेंगे, t = x² + 6x + 3, इसको t मान लिया। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, तो हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आ जाएगा d/dx किसके साथ, t के साथ। यहाँ पर आ जाएगा d/dx किसके साथ, x² + 6x + 3 के साथ। ये हो जाएगा dt/dx, सिंपल। उस साइड में क्या होगा, x² का डेरिवेटिव 2x, 6x का भी देखे थे 6 1 6 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, हमें मिल गया, ये डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद क्या करना मालूम है, हर बार यही करोगे, ये जो dx दिख रहा है नीचे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको वहाँ पर भेजो, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ dt = 2x + 6, ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि dx दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और वहाँ पे आ गया dx। इतना समझ में आ गया, और बस हमारा काम आधा 50% काम हमारा हो गया। इतना करने के बाद अब तुम आओगे और लिखोगे देयरफॉर i = इंटीग्रेशन। अब हम ना क्वेश्चन को चेंज करेंगे। अभी तक क्वेश्चन में हर जगह पे हमें क्या दिख रहा था, x x x x, अब हमें x नहीं चाहिए, हमें अब चाहिए t। तो हम लोग देखते हैं कि ये नीचे रूट है और इसके अंदर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको हमने क्या मान लिया था, t। तो मैं नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिख दूंगा, रूट, और अंदर t। तो मैं पे लिख देता हूँ भाई डिनोमिनेटर में नीचे, एक सेकंड को उसको थोड़ा सा शिफ्ट करने दो, रूट और अंदर क्या आ गया t। अच्छा, वो ऊपर वाला जो पार्ट है 2x + 6, ये हमने कहीं देखा हुआ है क्या, उसको भी t बनाना है, लेकिन हमने उसको तो t माना नहीं था, लेकिन इसको हमने अभी कहीं देखा था। कहाँ पे देखा था, देखो यहाँ पे देखा था, 2x + 6 डेरिवेटिव निकालने के बाद आया था। इसके साथ देखो dx भी है, 2x + 6 भी और dx भी है। तो ये पूरा जो पार्ट है, इतना पूरा, ये किसके बराबर है, ये पूरा किसके बराबर है, dt के बराबर है। तो मैं उस पूरी की जगह क्या लिख दूंगा, dt। तो यहाँ पर आ जाएगा अभी dt, सिंपल हो गया हमारा काम। और डायरेक्टली dt ना लिखकर तुम ऐसा करो, dt को बाजू में लिख दो, तो यहाँ पे लिखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो क्या लिख दोगे 1। तो अब जरा ध्यान से देखो, तो i = 1/√t, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है, तो 1/√t का क्या हो जाएगा, 2√t, और लास्ट में +c कांस्टेंट। इसका इंटीग्रेशन आता था, कर दिया हमने, +c लिख दिया। अब t की वैल्यू पुट कर दो, तो i = 2√t की वैल्यू x² + 6x + 3, और लास्ट में जो प्लस कांस्टेंट है c, ये लो, ये है हमारा फाइनल आंसर। आसान था, एक बार इस फॉर्मेट में आया फिर तो इंटीग्रेशन हमें आता ही है, कर दो और t की वैल्यू रखो, हमारा काम खत्म हो जाएगा। इतना ही था सब्स्टिट्यूशन। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लग रहा है u/v रूल लगाना पड़ेगा, और नीचे रूट भी दे रखा है। तो हम सोचेंगे कि क्या कोई ऐसा पार्ट है जिसका डेरिवेटिव वहीं पे प्रेजेंट हो। तो मैं देखता हूँ, नीचे दिया है 1 + x⁴, 1 का डेरिवेटिव 0,
x के पावर में 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 4x क्यूब। तो अब मुझे दिख रहा है कि यार ऊपर 4 तो नहीं है, लेकिन ये x क्यूब ये ऊपर है, ऊपर x क्यूब लिखा है, वो मेरे पास आ रहा है। 4 एक कांस्टेंट नंबर है, उसके होने नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट i इज इक्वल्स टू, ऊपर क्वेश्चन मान लेंगे हम लोग x क्यूब अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स के पावर में 4 dx। फिर हम लोग करेंगे पुट t इज इक्वल्स टू, टी किसको मानेंगे, नीचे रूट के अंदर जो पार्ट है 1 प्लस एक्स के पावर में 4। फिर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स किसके साथ, t के साथ। यहाँ पर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स किसके साथ, 1 प्लस एक्स के पावर में 4 के साथ। ये हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स। और इस साइड क्या हो जाएगा, 1 कांस्टेंट है 0, इसका 4x क्यूब जो हमने वहाँ पे निकाल लिया था ऑलरेडी। फाइनली dx यहाँ पे डिवाइड में, इसको वहाँ पे भेजो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dt इज इक्वल्स टू 4x क्यूब और उसके साथ dx। यहाँ पे हमारा काम सब्स्टिट्यूशन वाला खत्म होता है। अब हम वापस से क्वेश्चन को वापस से लिखेंगे मॉडिफाई करके, इस बार t के साथ लिखेंगे। तो देयरफॉर i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब मुझे दिख रहा है नीचे रूट है, रूट के अंदर ये जो पार्ट है इसको मैंने t मान लिया, तो नीचे आ जाएगा रूट t। तो नीचे लिख दूंगा मैं रूट t, ऊपर एक्स क्यूब और dx। ये कहीं पे दिखाई दे रहेगा हम लोगों को, हाँ यहाँ पे दिख रहा है ना एक्स क्यूब और dx, लेकिन यहाँ पे तो 4 भी है, 4 का क्या करूँ मैं। तो ऐसे केस में सिर्फ इतना पार्ट ऊपर से मैच हो रहा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही रखो, जो 4 है ना इसको उस साइड भेज दो। तो ये ऐसे बन जाएगा dt, ये 4 वहाँ पे जाके किधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब dx। ऐसे बना दो इसको, ठीक है। तो अब मुझे दिख रहा है कि x क्यूब और dx मिलके किसके बराबर हो जाएंगे, dt अपॉन 4 के। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा dt अपॉन में 4। तो ये पूरा मिलके dt अपॉन 4 बन गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा ना ऊपर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। अब यहाँ पर आ जाओ, ये जो dt के अपॉन का 4 है एक कांस्टेंट नंबर है जिसका हमारे इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग जनरली उस 4 को बाहर लिख देते हैं। तो अपॉन 4 बाहर, ऊपर कुछ नहीं यानी कि 1। अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन रूट टी और यहाँ पे dt। इस स्टेप को अच्छे से समझना। हमने इसको सॉल्व किया, 4 को इधर भेजा, dt अपॉन 4 मिला, वो लिख दिया यहाँ पर। फिर हमने देखा इस 4 का यहाँ पे काम नहीं है, तो हमने इस 4 को बाहर निकाला। तो बाहर अपॉन में आएगा ना 4, और ऊपर कुछ नहीं है, तो ऊपर 1 लिख दिया हमने। अंदर बचा 1 अपॉन रूट टी और dt तो बच गया ना अभी भी अंदर। तो अब मुझे पता चल रहा है कि ये 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन के बारे में इसका कुछ नहीं करना है। 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी, तो इसका इंटीग्रेशन 2 रूट टी और लास्ट में प्लस c। मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 जा 2 जा। तो हमारे पास बचेगा ऊपर रूट टी अपॉन में 2 प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दो, तो रूट में 1 प्लस एक्स के पावर में कितना था, 4 अपॉन में 2 प्लस सी। ये हमारी टी की वैल्यू है। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स के पावर में 4 यही था ना, हाँ यही था, ठीक है, सिंपल। दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझा तुम लोगों को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हमारा आई है और ये हमारा फाइनल आंसर है। वेल एंड गुड, ठीक है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन इतना कर लिया बहुत है यार, तुम्हें समझ में आ गया क्या होता है सब्स्टिट्यूशन। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, इंटीग्रल ऑफ अ स्पेशल टाइप। क्या स्पेशल टाइप है तुम लोगों को मैंने यहाँ पर लिख के दे दिया। कभी भी क्वेश्चन जब ऐसा दिखाई दे कि ऊपर तुम्हें एक नंबर दिख रहा है, एक कांस्टेंट नंबर, ये बी ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है, और साथ में एक एक्स वाला टर्म है, और नीचे भी सेम ऐसा एक कांस्टेंट नंबर है और साथ में एक एक्स वाला टर्म है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो हम लोग उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिख देते हैं न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। ये एनआर नर्स नहीं लिखा है, ये डियर डॉक्टर नहीं लिखा हुआ है। दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। तो हम लोग एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, और इसको सॉल्व करके हम लोग उसमें से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वी ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ a एंड b। और वो करने के बाद एक कुछ नीचे तरीका दिया, सेम ऐसे हम लोग क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। अब ये समझा के मतलब नहीं तो मैं समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और एक ही करेंगे क्योंकि बुक में भी इसके 4 ही क्वेश्चन दिए गए और चारों एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं। तो 4 करके क्या मतलब है, देखो सबसे पहले गिवन लिख दो भाई। गिवन नहीं, उसको आई मान लो, तो लिखो लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 20 माइनस 12ex अपॉन में 3ex माइनस 4। सबसे पहली चीज आइडेंटिफिकेशन। मुझे कैसे पता चलेगा
कि ये वही वाला क्वेश्चन है, इसको वैसे ही सॉल्व करना है। एग्जाम में एक्सरसाइज लिख के थोड़ी आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे एक EX वाला टर्म, एक कांस्टेंट टर्म, नीचे भी एक EX वाला टर्म, एक कांस्टेंट टर्म, मतलब ये उसी तरीके से सॉल्व होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर, पुट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये तुम्हें याद हो जाएगा, इतना बड़ा कुछ नहीं जितना देख के लग रहा है। न्यूमरेटर मतलब ये पूरा ऊपर वाला पार्ट, तो लिख दो 20 माइनस 12 e के पावर में x। a यानी कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज लिखोगे। डिनोमिनेटर मतलब ये पूरा पार्ट, तो 3ex माइनस 4 प्लस b, तो b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो लिख देते हैं डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर मतलब यही 3x माइनस 4। सिंपल, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो इसमें तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होने वाला, ये भी एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है डेरिवेटिव करना है तो कर देते हैं। तो 3 कांस्टेंट है, x के साथ है तो 3 को एज इट इज लिखा जाएगा। कांस्टेंट जब किसी x के वेरिएबल के साथ होता है तो उसको एज इट इज लिखा जाता है। ex का डेरिवेटिव ex ही होता है। 4 एक कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव इज 0, तो उसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, सिंपल। अब इतने स्टेप पर आगे डेरिवेटिव कर दिया तुमने। अब क्या करो मालूम है, a और b को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने का यही तरीका है, a और b को अंदर ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर दो। तो हम करते हैं, इसको एज इट इज लिखेंगे 20 माइनस 12 EX। a यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, देखो a दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3a और साथ में e के पावर में x। वहाँ पे जाएगा तो 4a। यहाँ पर क्या है, ये तो सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 3b और ex, तो 3b और ex। एक बार तुमने कर दिया। अब तुम्हें देखो करना क्या है, हमें ना a और b की वैल्यू के लिए ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करना है। अब कंपेयर करने के लिए ना तुम लोग इस साइड देखो, इस साइड हमेशा ऐसा होगा, एक टर्म ऐसा होगा जिसके पास ex है, एक टर्म ऐसा होगा जिसके पास ex नहीं है। एक ex वाला टर्म, एक कांस्टेंट टर्म, हर बार यहाँ पे ऐसा रहेगा। तो हमें उस साइड भी सेम फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, एक ex वाला टर्म, एक कांस्टेंट वाला टर्म, एक ex वाला, एक विदाउट ex वाला, ऐसा 2 ही टर्म्स वहाँ पे चाहिए। तो वो कैसे बनेगा, ऐसे, यहाँ पर ex है, यहाँ पर भी ex है, दोनों में है, तो ex को कॉमन ले लो। तो हमें मिलेगा 20 माइनस 12 ex, इसमें से ex कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा 3a प्लस 3b, और इन दोनों को छोड़ के अब क्या बच गया माइनस 4a। अब जरा ध्यान से देखो ना, यहाँ पे देखो ये ex वाला एक टर्म पूरा, ये विदाउट ex वाला एक टर्म, यहाँ पे भी ex वाला एक टर्म, विदाउट ex वाला एक टर्म। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग के टाइम पे सिंपल होता क्या है कि यहाँ पे ex के साथ में क्या है वो देखो 3a प्लस 3b, और यहाँ पर भी ex के साथ में क्या है वो देखो, ex के साथ में क्या है -12 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -12। ex के साथ वाला 3a प्लस 3b, ex के साथ वाला -12। ex मत लिखना, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो इधर भी था तो कैंसिल आउट हो गया। बचा हुआ जो पार्ट है उसको क्या करो, लिख दो। ऐसे उस साइड देखो, विदाउट ex क्या है -4a, यहाँ पर विदाउट ex क्या है 20, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं प्लस 20 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर से ए की वैल्यू चाहिए तो -4 को वहाँ पे भेज दो, डिवाइड हो जाएगा, 4 5 20 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा -5। काम खत्म। यहाँ पर देखो ए की वैल्यू मिल गई -5, यहाँ पे पुट कर दो, तो 3 ए की जगह पे -5 प्लस 3b इज इक्वल्स टू -12। ये कितना हो जाएगा -15, तो -15 प्लस 3b इज इक्वल्स टू -12। ये जो -15 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इसको वहाँ पर भेज दो, तो वहाँ जाके हो जाएगा प्लस, तो 3b इज इक्वल्स टू -12 प्लस 15, तो 3b इज इक्वल्स टू, देखो प्लस 15 में से 12 गया, 3 बचा, बड़ा नंबर ये प्लस में, इसलिए आंसर भी प्लस में आएगा। 3 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके कर दो, डिवाइड हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1। काम खत्म हो गया हमारा। ए और बी मिल गया, सबसे पहला स्टेप यही था। एक बार ए और बी मिल गया ना, तुम्हारा ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसके आगे तो कॉपी पेस्ट करना है, एक सिंपल सा फॉर्मेट फॉलो करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया था ना, इसको अब दोबारा से नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखते हैं कि देयरफॉर
आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन दिया था 20 माइनस और कुछ तो दिया था, क्वेश्चन भूल गया मैं, क्या दिया था क्वेश्चन में, 20 माइनस 12 3x माइनस 4, 20 माइनस 12 यहाँ पे 3 माइनस 4 dx, ऐसा क्वेश्चन दिया था। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल्स टू, हमने एक फॉर्मूला लगाया था, उस फॉर्मूले में हमने क्या कर लिया था, न्यूमरेटर को चेंज करके कुछ और मान लिया था। वो फॉर्मूले को याद करो, वो फॉर्मूला क्या था, ये रहा कि न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। वैल्यू पुट करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था ना। अब हम लोग ये जो न्यूमरेटर है ना, ये इसको हटा के इसकी जगह क्या लिख देंगे, ये पूरा लिख देंगे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि हम लोग को पता है ये हो सकता है, यहाँ पे हम लोग ने पहले से मान रखा है। तो हम लोग नीचे चलते हैं, लिखते हैं न्यूमरेटर को हटा के a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, सिंपल हो गया। और नीचे तो जो है वही रहेगा, नीचे क्या है 3x माइनस 4, तो एज इट इज लिखो डेरिवेटिव dx, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये अगर मैं सेपरेट कर दूं डिनोमिनेटर एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो मुझे पता चलेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a 3x माइनस 4, नीचे क्या है 3x माइनस 4 dx प्लस इंटीग्रेशन b, देखो मैंने इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दिया, तुम कर सकते हो ऐसा, ठीक है, इंटीग्रेशन भी अलग अलग किया जा सकता है। तो न्यूमरेटर अलग किया, साथ में इंटीग्रेशन भी अलग कर दिया, जैसे इसका इंटीग्रेशन, इसका dx यहाँ पे, इसका देखो b डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 4 और अपॉन में क्या है वही 3x माइनस 4 dx। अब हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पूरा कट जाएगा, और कटने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 1। तो 1 ए कांस्टेंट है, एज इट इज आता है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x, ए कांस्टेंट एज इट इज आता है और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो x लिखेंगे। प्लस यहाँ पे मुझे दिख रहा है नीचे कोई एक टर्म है और ऊपर उसी एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव है, देखो ना 3x माइनस 4 ऊपर 3x माइनस 4 का ही डेरिवेटिव, एक फंक्शन है ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। इसका डेरिवेटिव तुम लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं अभी बता देता हूँ। मतलब इसका इंटीग्रेशन अगर कभी भी ऐसा दिखे, नीचे एक फंक्शन है ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर आता है log x। क्या आ जाता है log x, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे log x मतलब क्या, अच्छा x नहीं बोलूँगा, log fx है, log में हमारा fx आ जाता है, जो फंक्शन है वो आ जाता है। तो log और फंक्शन कहाँ पे है, नीचे है, तो ये जो नीचे फंक्शन दिख रहा है 3x माइनस 4, ये फंक्शन तुम लोग यहाँ पे पुट कर दोगे, और क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे प्लस c। अब b को लिखना मत भूलना है, यहाँ पे b पहले से था। अब a और b की वैल्यू पुट कर दो, तो a की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिली थी और b की वैल्यू कितनी मिली थी, याद करो, a -5 है, b 1 है, तो बस इतना होने के बाद यहाँ पे पुट कर दो, a की जगह पे -5x, b की जगह 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बाकी लिख दो 3x माइनस 4 प्लस c, ठीक है। अगर तुम लोगों को ये पार्ट नहीं समझा तो मैं वापस से बता देता हूँ, नीचे एक फंक्शन है ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, कभी भी अगर ऐसा दिखे नीचे फंक्शन उसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log फंक्शन, फंक्शन मतलब नीचे वाला पार्ट, तो हमने लिखा log और फंक्शन यानी नीचे वाला पार्ट, और आगे प्लस सी आ गया, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। इसी तरीके से इसके कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तो ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलो चलते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, which is integral of a special type of very important question। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलूँगा, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल एक नया क्वेश्चन इस टॉपिक से चला आता है, तो बहुत ध्यान से देखना। ये क्या है, हम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ऊपर 1 लिखा है, नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर 1 लिखा है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रूट के अंदर है। या तो ऐसा क्वेश्चन होगा ऊपर 1 नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो ऐसा क्वेश्चन होगा ऊपर 1 नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर किसके अंदर, रूट के अंदर। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले तो पूरा एक मेथड होता है, लेकिन लास्ट में फॉर्मूले की जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो वो नॉर्मल वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा, उसके लिए ये स्पेशल फॉर्मूले यूज होते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले तुम यहाँ पे देख लो, 1/x² माइनस a², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a log मॉड में x माइनस a अपॉन में x प्लस a। इसी तरीके से अगर 1/a² माइनस x² है तो
सेम वैसा ही रहेगा जैसा ऊपर था, बस यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो चेंज हो गया, यहाँ पर a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। ऐसे ही अगर रूट है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो कुछ ऐसा आएगा लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम ऐसे ही जब तुम लोग रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह माइनस होगा तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन के टाइप का स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके समझ जाएगा फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, क्या मेथड यूज होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है यहाँ पर, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 17। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मैंने बोला था ऊपर 1 रहेगा नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो वही दिख रहा है, ऊपर 1 है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करना होता है इसमें, सबसे पहला मेक श्योर कि एक्स स्क्वायर का जो टर्म है इसके साथ कोई एक्स्ट्रा नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दिख रहा है एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है 4, ये 4 वहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो इसको बाहर निकालेंगे। अब कैसे बाहर निकालते हैं उसका तरीका देखना ध्यान से। ये नीचे है ना 4, तो अपॉन में 4 मैंने बाहर निकाल लिया और फिर पूरा क्वेश्चन में लिखने जाऊंगा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये 4x स्क्वायर था और मैंने 4 तो बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, माइनस 20x, यहाँ पे तो 4 है ही नहीं ना, तो इसके अपॉन में 4 आ जाएगा, 20x के अपॉन में 4 आ जाएगा। 17, इसके भी तो, इसमें भी तो 4 नहीं था ना, तो इसके अपॉन में 4 आ जाएगा dx। पहले समझो ये अपॉन 4 का क्या कॉन्सेप्ट है, अपॉन 4 क्यों लगाया, यहाँ पे 4 था तो चला गया, लेकिन जब कभी भी कॉमन लिया जाता है ना तो पूरा डिनोमिनेटर में से एक साथ कॉमन लिया जाता है। तो इसने तो 4 दे दिया, इधर तो 4 है ही नहीं तो अपॉन में 4, इधर तो 4 है ही नहीं तो अपॉन में 4। समझा इतना तुम लोगों को। अगर यहाँ पे भी 4x लिखा होता तो 4 बाहर चला जाता है, यहाँ पे सिर्फ x लिखता मैं, ठीक है। और ऊपर तो सब कुछ सेम जैसा 1 है वैसे ही रहेगा। अब नीचे से 4 को बाहर निकाला, ऊपर क्या लिखोगे, कुछ नहीं है तो 1 लिख दोगे, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते। तो 1/4 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, मुझे दिख रहा है कैंसल आउट हो जाएगा, 4 5 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x, तो माइनस 5x प्लस 17 अपॉन में 4 dx। परफेक्ट। एक बार तुम इस फॉर्मेट में आ गए जहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब तुम चलोगे अपने अगले स्टेप पे और तुम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग से लिख लोगे। यहाँ पे लिखो, पहले यहाँ पे निकालोगे तुम थर्ड टर्म, ध्यान से सुना, ये पूरा प्रोसेस ध्यान से देखना। तुम निकालोगे यहाँ पर थर्ड टर्म। ये थर्ड टर्म क्या होता है यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, इसे बोला जाता है थर्ड टर्म। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स जो टर्म है उसके बाजू वाला नंबर, इंटू करते 1/2 से उसका स्क्वायर कर दिया जाता है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स का कोएफिशिएंट किधर है, देखो यहाँ पे ये तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, एक्स ये रहा, और एक्स के साथ में नंबर क्या लिखा हुआ है -5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। अब मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 1 5, माइनस तो एज इट इज रहेगा, तो -5 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद माइनस तो हट जाता है, तो 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया हमारा थर्ड टर्म 25 अपॉन में 4। अब एक बार थर्ड टर्म मिल जाए ना तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसको लिखो जरा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 17/4, इसको लिखो। और इसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे, ये पहले दो टर्म्स पहले लिख लो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये जो आखिरी टर्म है प्लस 17/4, इसको थोड़ा साइड में लिखना, इसको लिखना थोड़ा साइड में, ठीक है। ये वही 3 टर्म्स लिखे हैं, सेपरेट कर दिया, पहले 2 को अलग, लास्ट वाले थर्ड को अलग कर दिया। ये जो थर्ड टर्म दिख रहा है ना हम लोगों को, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये जो पहला वाला पार्ट है इसमें ऐड करेंगे, सेकेंड वाले पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे, पहले वाले पार्ट में ऐड, क्या लिख रहा हूँ मैं, ऐड कर देंगे, सेकेंड वाले पार्ट में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 25/4, यहाँ पर क्या आ जाएगा -25/4, और बस इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको चाहिए तो ब्रैकेट्स में ले लो, ये एक ब्रैकेट में आ गया, उसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, एक ये सिर्फ इतना वाला पार्ट ब्रैकेट में लिख दिया, काम हो गया। तो हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब इसको बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे भी दिमाग लगेगा। ये जो पूरा दिख रहा है ना तुम लोगों को एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/4,
इसको हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अभी ये जो फॉर्मेट बन चुका है ना, ये वही वाला फॉर्मेट है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि ये इस फॉर्मेट से मैच हो रहा है तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। तो कैसे लिखेंगे ज़रा ध्यान से देखना। हम लोग क्या करेंगे, a का स्क्वायर नहीं लिखना है, सिर्फ अंदर क्या लिखना है? a। तो हम लोग x का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, अंदर सिर्फ क्या लिखेंगे? x। फिर बीच में माइनस आता है तो हम लोग बीच में क्या लिख देंगे? माइनस। फिर b का स्क्वायर नहीं, देखो लास्ट में b का स्क्वायर है, पर b का स्क्वायर नहीं लिखना है, सिर्फ किसको लिखना है? b को। तो लास्ट में मुझे दिख रहा है 25/4, पर वो तो b स्क्वायर है ना, मुझे सिर्फ b लिखना है, मतलब स्क्वायर रूट करके लिखो। तो 25 की जगह मैं क्या लिखूंगा? 5। 4 की जगह मैं क्या लिखूंगा? 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हर बार याद रखना, इस पर ध्यान मत दो, यहाँ पर जब भी आओगे तो क्या करना, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स आ जाएगा, हर बार यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर जो भी पार्ट होगा उसका स्क्वायर रूट करके लिख दो। तो 25 का 5, 4 का 2 और यहाँ पर होल स्क्वायर। बीच में माइनस लगाना है फिर प्लस लगाना है, डिपेंड करेगा यहाँ पर, इधर माइनस है तो माइनस, इधर पे प्लस है तो प्लस, क्योंकि माइनस 2ab प्लस 2ab यही फर्क होता है a प्लस बी होल स्क्वायर में और a माइनस बी होल स्क्वायर में। ठीक है, और आगे वाला पार्ट तो नॉर्मली सॉल्व कर दो। तो ये दोनों के अपॉन में 4 है, तो दोनों के अपॉन में 4 ऐसे आ जाएगा और 17 माइनस 25 हो जाएगा। अब कुछ सोचो, 25 में से 17 निकाला, कितना बचा? 5, 3, 8 बचा। तो ये आ जाएगा -8/4, कैंसल आउट करके कितना आ जाएगा बताओ जरा? 2 आ जाएगा। तो पूरा सॉल्व करके हमें पता है यहाँ पे कितना आ जाने वाला है? -2। माइनस है तो -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। सिंपल है, आसान है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसको हटा दो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम वापस से क्वेश्चन लिखेंगे, देयरफॉर i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ऊपर 1 था तो 1, यहाँ पे देखो ऊपर बाहर 1/4 भी था, वो भी याद रखना, अपॉन में रूट नहीं था, नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा था, तो ये लिखा हुआ था ना ये पूरा। अब हम लोग इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या लेकर आ जाएंगे? ये, क्योंकि ये दोनों बराबर ही हैं, तो ये लिखा या ये लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वाला लिखेंगे, x -5/2 का होल स्क्वायर -2 dx। परफेक्ट, हमारा काम हो गया। अब पता है ये ना इंटीग्रेशन लेने लायक बन चुका है। हम लोगों ने देखो फॉर्मूले पढ़े थे, अब उन फॉर्मूले को देखते हैं। तो फॉर्मूले में मुझे दिख रहा है हर जगह पे x स्क्वायर a स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर, x स्क्वायर a स्क्वायर, x स्क्वायर a स्क्वायर, दोनों टर्म्स, दो टर्म्स है और दोनों पे स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अरे इस पे स्क्वायर है, पर यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है 2 के ऊपर, तो उसको भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो यार 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 4 लिखा होता मैं लिख देता 2 का स्क्वायर, 9 लिखा होता मैं लिख देता 3 का स्क्वायर, पर वहाँ पे ऑलरेडी 2 लिखा है और 2 तो किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, तो 2 को लिख सकते हैं हम लोग √2 का स्क्वायर, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट हटके 2 बन जाता है, तो 2 को क्या लिखा जा सकता है? √2 का स्क्वायर। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख देंगे i इज इक्वल्स टू 1/4 x -5/2 का होल स्क्वायर -√2 का स्क्वायर। हमारा काम हो गया। अब ये एक फॉर्मूले से मैच हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला? 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो अब हम लोग देखते हैं किधर है फॉर्मूला, ये रहा 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हम लोग ये पूरा फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाओ और हम लोग लिखते बाय फॉर्मूला, वो पूरा फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तुम्हें एग्जाम में ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो लिख भी सकते हो, चाहो तो मत लिखो, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हम लोग कोई गलती नहीं करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन में कभी भी 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिखेगा तो हम लिखते हैं 1/2a लॉग मॉड में x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस c। ठीक है, अब हम लोग इसी को अप्लाई करते हैं। तो देयरफॉर i इज इक्वल्स टू, ये 1/4 तो बाहर है, इसको तो एज इट इज लिखा जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला इज 1/2a लगाते हैं, 1/2a, a मतलब किधर है भाई? ये रहा a का स्क्वायर, देखो ना x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये रहा a का स्क्वायर, a मतलब जो अंदर वाला नंबर है, तो √2, 1/2 और a की जगह √2, फिर लॉग मॉड में x माइनस a, x मतलब किधर यार? यहाँ पे जो स्क्वायर हो रहा था वो x था, यहाँ पे तो इस पूरे का स्क्वायर हो रहा है, तो पूरा हमारे लिए x है, तो ये है हमारा x,
यहाँ पे से क्या करना है माइनस ए यानी √2 और नीचे x यानी पूरा ये 5/2 के साथ प्लस a तो प्लस √2, ये हो गया हमारा काम। और इतना लिखने के बाद लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस c। सिंपल है। अब बस इसी को सॉल्व कर दो तो हमें दिखाई दे रहा है ये 1/4 है। देखो 1/4 और ये दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होने वाले, तो कैंसलेशन हम लोग कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। कैंसल होने लायक कुछ दिख नहीं रहा है तो 1 1 1, 4 2 8 और √2, तो यहाँ पर आ जाएगा 8√2 लॉग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसमें ना /2 है, इसमें भी /2 है और हमें अच्छा नहीं लगता है कि उसमें /2 दिखे, तो हम लोग पता है क्या करते हैं, ऊपर सारे टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी सारे टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, एक ही नंबर लेके पूरा ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा नीचे भी। इसका फायदा क्या होगा, वो अपॉन का 2 हट जाएगा। जब ऊपर सबको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x क्या हो जाएगा 2x, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 कैंसिल होगी, सिर्फ क्या बच जाएगा 5। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2√2। ऐसे नीचे भी करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा x की जगह पे 2x, यहाँ पे 2 कट के बचेगा -5 और यहाँ पे हो जाएगा 2√2 और प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैं समझा रहा हूँ, जो भी मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब बस ये थोड़ा सा लेंदी चला गया था पर आसान होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बस फॉलो करना होता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक से जो मैंने लिए उनको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखना, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। इसमें देखो क्या है, लेट i = इंटीग्रेशन x अपॉन में 4x के पावर में 4 -20x² -3dx। मैंने बोला था क्वेश्चन फॉर्मेट में आएगा ऊपर 1 नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ना तो ऊपर 1 है ना नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कैसे समझ में आएगा सर जी कि ये उसी टॉपिक का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो वेरी वेरी सिंपल, यहाँ पर मुझे दिख रहा है x के पावर में 4 है, क्या दिख रहा है x के पावर में 4 है, यहाँ पर दिख रहा है x का स्क्वायर है और यहाँ पर x है ही नहीं। अगर नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें तो यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पे x होता है और यहाँ पे x होता ही नहीं। अगर तुम इसको मैच करने की कोशिश करो तो बस हो क्या रहा है, हर चीज़ डबल हो गई है। x² का डबल करके x के बारे में 4 कर दिया, x का डबल करके x का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पे बचा कुछ, डबल करने के बाद भी कुछ नहीं बचा, ठीक है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता ना तो यहाँ ऐसे नहीं लिखा होता है, ऐसे लिखा होता 4x का 4 -20x का क्यूब प्लस 2x² -3, ऐसे लिख कर देता। वहाँ पे 4 वाला टर्म होता, पावर 3 वाला टर्म होता, पावर 2 वाला टर्म होता, फिर बिना x के टर्म वाला यानी कांस्टेंट टर्म होता है, ऐसे दिखाई देता। लेकिन ऐसे दिख रहा है क्या, नहीं, सीधे 4 फिर सीधे 2 और फिर सीधे कांस्टेंट वाला टर्म आ गया। मतलब कंफर्म ये किसका क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको नॉर्मल फॉर्म में लेकर आएंगे। वो कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करके। जब भी ऐसा दिखाई दे तो तुम क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन करो। पुट t = x², t किसको मान लो, x के स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे हो जाएगा dt/dx, x² का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 2x, dx को यहाँ से वहाँ पर भेजा तो dt = 2x dx, और जो 2 है ना उसको यहाँ पर ले लो तो dt/2 = x और dx। इतना हो गया, ये हमने सीख लिया था पहले ही। अब इसको इसमें पुट करते हैं और क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। तो i = इंटीग्रेशन अपॉन में, नीचे लिखा था 4 तो मैं लिखूंगा 4, x के पावर में 4 लिखा हुआ है तो x के पावर में 4 का मतलब ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि x का स्क्वायर है और उसका भी स्क्वायर हो गया, तभी तो 2 2 4 हो गया ना। लेकिन अब हम लोगों ने x के स्क्वायर या अंदर वाले पार्ट को क्या मान लिया था t, और ऊपर क्या बच गया स्क्वायर, तो अब यहाँ पर 4t² आ जाएगा, सिंपल। ऐसे -20 x के स्क्वायर को हमने क्या मान लिया था t, तो t आ जाएगा और -3 तो एज इट इज रहेगा। देखो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और ऊपर x लिखा हुआ है और dx लिखा हुआ है। हमें दिख रहा है x और dx की जगह क्या लिखा जा सकता है, dt/2, तो x और dx की जगह आ गया dt/2, इधर कुछ नहीं बचा यानी कि 1। अब अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो तुम्हें दिख रहा होगा ऊपर 1 नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेम वो फॉर्मेट जो हमें चाहिए होता है। तो अब यहाँ पे कुछ काम करते हैं, पहले तो देखो ये /2, मैंने बोला था dt के अपॉन का जो नंबर होता है उसको बाहर निकाल देने का, तो उसको बाहर निकाल दिया, अंदर सिर्फ इतना बच जाएगा 1/4t² -20t -3dt। अब बेसिक जो तरीका तो फॉलो करेंगे, x² का जो टर्म होता था वो अकेला होना चाहिए, कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो t² के साथ 4 है, ये 4 को बाहर निकालना पड़ेगा, तो हम लोग लिखते हैं
इज इक्वल्स टू 1/t। ये 4 जब बाहर आएगा तो यहाँ पर नीचे ही बाहर आएगा, तो नीचे आके क्या हो जाएगा इंटू 4, ये 4 बाहर आ गया। अंदर क्या हुआ, सबसे 4 निकला ना, यहाँ पे तो 4 गया तो यहाँ पे t² बच गया, लेकिन यहाँ पे 4 था ही नहीं तो 20/4 आ गया। यहाँ पे तो 4 था ही नहीं तो 3/4 आ गया dt। वेरी वेरी सिंपल। फिर 1/8 हो गया, ये इंटीग्रेशन 1/t², 20/4 कितना होता है 5t माइनस 3/4 dt। अब इसके बाद वही हम लोग थर्ड टर्म निकालेंगे और जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको मॉडिफाई करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे थर्ड टर्म क्या फॉर्मूला हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, ये रहा -5, तो -5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। 5 1 5 माइनस है तो -5 रहेगा होल स्क्वायर। स्क्वायर किया 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस तो हट जाता है स्क्वायर करने पे। अब हम लोग को थर्ड टर्म मिल गया। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, उसमें थर्ड टर्म डाल देंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, x² - 5t - 3/4 था। तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले ये दोनों लिखा x² - 5t, और फिर ये जो लास्ट है 3/4 इसको अलग से लिख दिया। मैंने बताया था ये जो पहला वाला पार्ट है इसमें ऐड करना पड़ता है थर्ड टर्म, तो ये जो थर्ड टर्म है यहाँ पे क्या कर देंगे ऐड, और लास्ट वाले में से सबट्रैक्ट करना पड़ता है, तो सबट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे बन गया हमारा एक ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको a + b होल स्क्वायर है, फिर a - b होल स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है x² का x हो जाएगा 24/4, सॉरी 25 है ना वो, तो इट इज़ 25 25/4, 25 का स्क्वायर रूट 5, 4 का स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। बीच में प्लस या माइनस कैसे डिसाइड होगा, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस होता तो प्लस आ जाता। और वहाँ पे दोनों के अपन में 4 है, देखो -3 -25 दोनों के अपन में 4 था, कॉमन आ गया, तो माइनस -28/4 हो गया। कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 7, तो आंसर इज -7, ठीक है। अब बस इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग लिखेंगे देयरफॉर i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, पहले तो बाहर 1/8 था वो भूलना मत, फिर अंदर जो है इंटीग्रेशन 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, पर अब इसकी जगह हम लोग ये लिख देंगे पूरा, तो दिस इज x - 5/2 का होल स्क्वायर -7। और जो 7 है इसमें ये भी तो स्क्वायर में चाहिए, और 7 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे √7 का होल स्क्वायर। हम ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा स्क्वायर में चाहिए होता है, तो हमने लिख दिया। और ठीक है, अरे रे 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 शिट, एक गड़बड़ मैंने कर दी है। क्या गड़बड़ कर दी मालूम है, मैंने x की जगह t की जगह x लिख दिया है। दिस इज t, दिस इज नॉट x, दिस इज t, ठीक है, दिस इज t। ऐसी गलती मत करना गलती से भी, ठीक है, दिस इज t, परफेक्ट। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला कौन सा, 1/x² - a²। और अब तुम लोगों को फॉर्मूला याद हो चुका होगा, तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे नहीं। 1/8 एज इट इज, फॉर्मूला है 1/2a, तो 2a मतलब ये वाला नंबर √7, फिर लॉग मॉड में x - a, x मतलब ये पूरा माइनस a यानी √7, अपॉन में x प्लस a, तो x मतलब ये पूरा x प्लस a यानी √7, और लास्ट में आ जाएगा प्लस c। सिंपल हो गया हमारा काम। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 1 1 ज़ा 1, 8 2 ज़ा 16 √7, तो नीचे 16 √7 लॉग मॉड में अपॉन का 2 हटाना है, तो ऊपर पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, नीचे पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, तो दिस वुड बी 2t। यहाँ पे तो 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ 5 बचेगा, यहाँ पे 2 √7 आ जाएगा। नीचे भी सेम 2t, सिर्फ 5 बचेगा, और क्या आ जाएगा 2 √7, लास्ट में कितना है प्लस c। फाइनली t की वैल्यू पुट करो, तुम्हारा काम हो गया। तो दिस इज 1/16 √7 लॉग मॉड में 2x², t की वैल्यू x² थी, -5 और -2 √7। नीचे भी सेम 2x² - 5 प्लस 2 √7 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया तुम लोगों को, आसान क्वेश्चन था, सेम वैसा ही था, बस स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन हम लोगों को करना था। और याद रखना कि एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक से, वो ऐसे पूछे जाते हैं। क्यों पता है इसमें फ़ायदा क्या होता है उनका, उन्होंने तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन
और ये क्वाड्रेटिक वाला जो टाइप है दोनों साथ में चेक कर लिया, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं तुमसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, और सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये, बस इसमें फ़र्क कितना है, नीचे तुम लोग देख रहे होगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा अलग तरीके से दिया है, देखते हैं, लिखते हैं लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/7 + 6x - x² dx। थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है ना, तो इसको सॉल्व करने के तो दो तरीके, एक तो तुम इसी फ्लो को फॉलो कर लो, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा ना कि इस फ्लो को फॉलो करने जाओगे ना तुम गलत कर बैठोगे, क्योंकि तुम ना यूज टू नहीं हो ऐसे फॉर्मेट से, तुम्हें ऐसा चाहिए ax² + bx + c। तो हम लोग बेटर तरीका यूज करेंगे, हम इसको पहले हमारे फॉर्मेट में लेकर आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे लेकर आएंगे मालूम है, इस पूरे में से ना माइनस कॉमन ले लो, तो अपने आप ही ये सही जगह पे आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1/ पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर आ गया, अब ब्रैकेट के अंदर, अब देखो सब कुछ सही हो जाएगा। ये जो -x² था, अब माइनस जाने की वजह से सिंबल चेंज हो गया, तो -x² अब बन गया +x², ये +6x अब बन गया -6x, ये +7, देखो लेफ्ट में कुछ नहीं यानी प्लस है, तो +7 अब क्या बन गया -7 dx। समझे, अब क्वेश्चन सही हो गया। अब इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मल तरीका क्या है सर जी, x² के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, देखो ना कुछ भी नहीं है, तो वो जो एक स्टेप होता था कॉमन लेने का वो गायब हो गया। अब डायरेक्टली थर्ड टर्म पर आ जाएंगे हम लोग। तो थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू 1/2 का होल स्क्वायर विच इज -6 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो दिखाई दे रहे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, 3 आ जाएगा, तो हमें मिल रहा है 3 × 1 3 और माइनस है, तो -3 का होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 9। तो 9 आ रहा है थर्ड टर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, x² - 6x - 7 इक्वल्स टू, पहले मैंने बताया था ना ये दो अलग से लिख लो, ये वाला अलग से लिख लो, तो x² - 6x और -7 अलग से। पहले वाले पार्ट में थर्ड टर्म ऐड हो जाता है, सेकेंड वाले में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये जो 9 है यहाँ पर हो जाएगा ऐड, यहाँ पे ब्रैकेट बन जाएगा, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिंपल इतना ही करना था। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि a + b होल स्क्वायर या फिर a - b होल स्क्वायर मुझे बनाना है। तो x² क्या बन जाएगा, x 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर। बीच में प्लस या माइनस, यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। -7 - 9 वुड बी -16। सिंपल हमारा काम हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/ में, सब कुछ सही है, बस एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे माइनस था ब्रैकेट के बाद। ऐसा अगर तुम भूल गए माइनस लिखना तो आगे चल के तुम्हारा आंसर गलत आएगा। फिर अंदर हमारे पास क्या बच रहा है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा ये x - 3 का होल स्क्वायर -16 को भी स्क्वायर करके लिखना है ना, तो किसका स्क्वायर होता है 16, 4 का, तो 4 का स्क्वायर। सिंपल हमारा काम हो गया। अब तुम लोग फॉर्मूला लगाने से पहले जो माइनस है इसको अंदर भेज दोगे। तो जैसे तुम लोग उस माइनस को अंदर भेजोगे क्या हो जाएगा पता है, फिर से सबका सिंबल चेंज होगा। तो जो -4² है अब ये आगे आ जाएगा, बन जाएगा +4²। ये जो प्लस वाला पार्ट है अब यहाँ पर आके बन जाएगा माइनस वाला पार्ट। और अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, इस बार अलग फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगेगा 1/a² - x² का, क्योंकि पहले कांस्टेंट नंबर है, बाद में x है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं होगा, इसलिए मैं पे लिख देता हूँ। तो बाय फॉर्मूला 1/a² - x² का इंटीग्रेशन होता है वही 1/2a log mod में, यहाँ पे अलग होता है, यहाँ पे आ जाता है a + x अपॉन में a - x + c। तो हम लोग बस ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो i वुड बी इक्वल्स टू 1/2a, देखो यहाँ पे कुछ आगे लिखने के लिए तो है नहीं, मत लिखो, डायरेक्टली लिखो 1/2a। a इस बार क्या है, पहला वाला टर्म a², तो 4 log मॉड में a + x, तो a यानी 4 प्लस x यानी पूरा x - 3, नीचे a - x, a यानी 4 माइनस x मतलब ये पूरा x - 3, तो x - 3। ध्यान रखना इस माइनस को लिखने के बाद तुमने x - 3 लिखा, तो माइनस के बाद वाला चीज या तो ब्रैकेट के अंदर रखो या तो फिर बिना ब्रैकेट के लिख रहे हो तो सिंबल चेंज कर दो। ब्रैकेट में रखोगे तो सिंबल चेंज नहीं होगा, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तब हो जाएगा। डायरेक्टली ओपन करके लिख रहे हो तो सिंबल चेंज करना पड़ेगा। तो माइनस के बाद ही आया इसलिए क्या हो जाएगा प्लस।
लास्ट में प्लस सी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो तो दिस इज 1/2 4 ज़ा 8 लॉग मॉड में 4 - 3 कितना हो जाता है 1 और प्लस एक्स है, नीचे 4 + 3 कितना हो जाता है 7 और माइनस एक्स है प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया तुम लोगों को? आसान था, चिंदी था एकदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके मैंने ज़्यादा एग्जांपल्स इसलिए लिए क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। हमने एक क्वेश्चन कर लिया सिंपल वाला, एक क्वेश्चन हमने रूट वाला नहीं, एक क्वेश्चन हमने सब्सटीट्यूशन वाला किया और एक क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया जिसमें घुमा के दिया होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये वाला कर लेते हैं रूट वाला। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, लेट i इज कुछ भी अलग नहीं है, सेम ही तरीके से सॉल्व करना होता है उसको। 1/रूट में देखो दे रखा है x² + 4x + 29 dx। पहला तो वही एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मेट में दिया है, लेकिन x² के साथ कोई नंबर है क्या पहले वो चेक करना पड़ेगा। तो कोई भी नंबर नहीं है, अगर होता तो बाहर निकालना पड़ता। एक डिफरेंस आता कि अगर यहाँ पे मान लो लिखा होता 3, तो जब मैं बाहर निकालता तो 3 बाहर नहीं आता, बाहर आता √3। यहाँ पे 1/√3 लिखा जाता है। इस चीज को ऐसा ना, रूट के अंदर से जब कोई नंबर बाहर आता है तो रूट के साथ बाहर आता है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे तो फिलहाल कोई नंबर नहीं है तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे थर्ड टर्म लेके। तो थर्ड टर्म इज कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, देखो यहाँ पे 4 है x के साथ, इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है, 2 × 4 होता है, कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2 × 1 = 2 का होल स्क्वायर विच इज 4। तो हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा x² + 4x + 29। रूट लिखने की जरूरत नहीं है, पहले वाला 2 अलग से लिख लो, x² + 4x, ये लास्ट वाला 29 अलग से लिख लो। यहां पर फर्स्ट पार्ट में ऐड कर दोगे थर्ड टर्म यानी +4, वहां पे सब्ट्रैक्ट करोगे यानी -4, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में रख दोगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इज x² का x हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस या माइनस, देखो इस बार प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। a + b होल स्क्वायर का फॉर्मेट हो गया। 29 - 4 इज 25 होता है। प्लस में क्यों लिखा आंसर, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में था, सिंपल। अब क्वेश्चन को दोबारा लिखो। तो देयरफॉर i = इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, अब इसकी जगह ये आ जाएगा। तो x + 2 का होल स्क्वायर, और इसका भी तो स्क्वायर चाहिए होता है तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5 का होल स्क्वायर। सिंपल, हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा 1/x² + a² का। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या दिया हुआ हम लोगों को। बाय फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1/रूट में क्या है x² + a²। कभी भी दिया होता है तो फॉर्मूला इज लॉग आता है, मॉड के अंदर x लिखा जाता है प्लस रूट के अंदर जो यहाँ पर है वही आ जाता है। तो x² + a² और प्लस c, सिर्फ इतना ही करना होता है। तो हम लोगों को वही करना है। तो देयरफॉर i = लॉग मॉड में x मतलब ये पूरा x + 2, हमारे लिए तो x + 2 है ना, प्लस फिर रूट, तो रूट लिखा, रूट में यही पूरा x² + a², तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5² पूरा लिख दोगे और आगे क्या है प्लस c, ठीक है। सिंपल, हमारा काम हो गया। इफ़ यू वांट तो तुम इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ दो, तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो तुमने ऑलरेडी सॉल्व कर दी। फॉर्मूला लगाना तो तुमने लगा दिया। लेकिन अगर तुम चाहो तो इसको एक स्टेप आगे जाके और सॉल्व कर सकते हो। वो क्या कर सकते हो पता है, लॉग मॉड में x + 2 प्लस, मुझे एक बात बताओ, जो रूट के अंदर जो इतना पार्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कहाँ से आया था? देखो ये रहा, कहाँ से आया था? यहाँ से। और ये कहाँ से आया था? यहाँ से। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा, वही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुराना वाला मिल जाएगा। तो तुम इतना कर सकते हो कि इस पूरे को जब सॉल्व किया जाएगा तो वही ओल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है। तो तुम उसको वहाँ पे वो लिखने की जगह क्या लिख दोगे, ये। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, x² + 4x + 9, ये दिया था ना 29, ठीक है। x² + 4x + 29, सिंपल, और आगे प्लस c। अगर तुम चाहो तो ये स्टेप भी कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पे छोड़ दो, क्योंकि कोई फर्क नहीं है ना, ये और ये इक्वल है। तो मैं चाहे आंसर में मेरा ये लिख दूँ पार्ट,
चाहे ये लिख दूं, ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। समझ में आया तुम लोगों को? आसान था। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज़, वो टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। एक रूट का करवा दिया, एक सब्सटीट्यूशन, एक नॉर्मल, एक घुमा हुआ, सब कुछ करवा दिया मैंने, जितने एग्जाम में वेरिएशंस आ सकते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसे तुम बोलते हो u इंटू वी रूल, ठीक है। वही हम लोगों को करना है। तो u इंटू वी रूल का फॉर्मूला मैंने पहले नीचे लिख दिया। देखो क्या, अगर तुम्हें u इंटू वी कभी भी दिया जाता है, मतलब दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके दिया जाता है, अब बोला जाता है कि उसका इंटीग्रेशन कर दो, तो क्या करोगे, लिखोगे u इंटीग्रेशन v, मतलब u एज इट इज लिखा और v का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखा, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन किया, फिर माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन आता है और बाकी सारी चीजें एक डब्बे में आ जाती हैं जो उस इंटीग्रेशन के अंदर है डब्बा, ठीक। बड़ा इंटीग्रेशन, उसके डब्बे के अंदर कुछ और चीजें, तो क्या चीजें आती हैं, पहले टर्म का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ u, और दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ v। तो सिंपल, द फॉर्मूला इज u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। ऐसे तुम लोगों को याद होगा नहीं, तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है हमारे पास, मैंने पहले भी सिखाया था, फिस माइनस आई डी फिस, ये हमारा शॉर्टकट है। तो दिस इज सिंपली फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म, फिस हो गया, माइनस माइनस, फिर आई यानी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म हो गया। तो दिस इज सिंपली फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, फिस माइनस आई फिस। ऐसे तुम याद रख सकते हो। वैसे मैं एक बात बताऊं, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप याद हो जाएगा फॉर्मूला, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, और ये तो अपने आप दिमाग में घुस ही जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब एक चीज हम लोगों को पहले समझनी पड़ेगी कि कभी भी u इंटू वी रूल इंटीग्रेशन में डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जाता है, और क्यों नहीं अप्लाई करते उसका रीजन समझो। हमने जब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखा तो पता चला कि जहां पर भी फर्स्ट टर्म है वहां पर, यहां पे देखो फर्स्ट टर्म है, इंटीग्रेशन किया क्या, नहीं, सिंपली लिख दिया, ना इंटीग्रेशन किया ना डेरिवेटिव किया। और यहां पर जब u आया यानी फर्स्ट टर्म आया तो उसका क्या कर दिया गया, डेरिवेटिव कर दिया गया। तो हमने देखा कि u इंटू वी रूल में जो u है फर्स्ट टर्म, उसका या तो कुछ नहीं किया जाता है या तो डेरिवेटिव कर दिया जाता है। मतलब वहां पर एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसका डेरिवेटिव हमें पता हो। फर्स्ट टर्म में एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसका डेरिवेटिव हमें पता हो, क्योंकि वहां पे करना पड़ता है। लेकिन v के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी क्या किया, इंटीग्रेशन। तो हमें पता चला कि v में यानी सेकेंड टर्म में एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसका इंटीग्रेशन पता हो, फर्स्ट टर्म एक ऐसी चीज जिसका डेरिवेटिव पता हो, सेकेंड में वो जिसका इंटीग्रेशन पता हो। तो उसके लिए हम लोगों ने रूल बनाया। रूल का नाम क्या है, LAE। इसको तुम कैसे पढ़ सकते हो, इसको LAE, ली रूल। ले रूल नहीं बोलोगे, ले गंदा लगेगा, ली रूल, ले रूल, जो बोलना है बोलो तुम लोग, ठीक है। अब ये ले रूल क्या है, वैसे बड़ा होता है, इसमें और भी चीजें होती है, लेकिन तुम लोग क्योंकि कॉमर्स में हो इसलिए तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह नहीं है, इनवर्स फंक्शंस नहीं है, इसलिए तुम लोगों को ऐसा दिख रहा है, वरना लिएट आता है, LIATE, लेकिन उसको छोड़ो। फिर तुम्हारे लिए LAE रूल है। ये रूल क्या बोलता है कि ये तीनों जो फंक्शंस है ना, इनकी प्रायोरिटी ऐसी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो जब भी u इंटू वी का क्वेश्चन आएगा उसमें दो टर्म्स दिखेंगे, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होंगी, तो चेक करो जो पहला वाला टर्म है क्या वो लॉगरिथमिक है, अलजेब्रिक है या फिर एक्सपोनेंशियल। फिर सेकेंड वाला टर्म चेक करो क्या वो लॉगरिथमिक है, अलजेब्रिक है या फिर एक्सपोनेंशियल है। और फिर उसके हिसाब से देखो, पहले l होना चाहिए, बाद में a होना चाहिए, लास्ट में e होना चाहिए। अगर फॉर्मेट फॉलो नहीं हो रहा है तो उसको चेंज कर दो। एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर ऐसा लिख कर दे दिया है x इंटू लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन करने बोला, तो इधर गड़बड़ क्या है मालूम है कि x एक अलजेब्रिक फंक्शन होता है। बता देता हूँ, जहाँ पे भी लॉग लगा है लॉगरिथमिक, जहाँ पर भी ex लगा है एक्सपोनेंशियल, इन दोनों को छोड़ के जो भी तुम्हें दिखेगा वो अलजेब्रिक होगा। तो ये अलजेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो पहले a आया, बाद में l आया, लेकिन हमारे हिसाब से पहले l आना चाहिए, बाद में a आना चाहिए। तो हम इसको चेंज करके लिख देंगे log x इंटू एक्स डी एक्स, और उसके बाद सॉल्व करेंगे। समझ में आया तुम लोगों को? इस तरीके से ली रूल अप्लाई होता है। एक बार ये चेंजेस कर लो, उसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ना, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना, वरना उसमें सॉल्व करते रह जाओगे, आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो क्वेश्चन मैंने लिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। तो लेट
आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो अब मुझे दिखाई दे रहा है भाई ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक है, ऐसा लिखना मत है जो रेड में लिख रहा हूँ, रफ वर्क है सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। तो हमारे हिसाब से एल ए ई में पहले एल आना चाहिए बाद में ए आना चाहिए, तो पोजीशंस गलत है तो उसको इंटरचेंज कर देंगे। तो अभी हो जाएगा log x इंटू एक्स डी एक्स। अब हम लोग u इंटू वी रूल अप्लाई कर देंगे, तो हम लोग पहले लिखेंगे बाय u इंटू वी रूल। तो हमें पता है क्या होता है कि u इंटू वी का जब इंटीग्रेशन करते तो फिस माइनस आई डी फिस, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। ठीक है, हमने ऐसे फॉर्मूला लगा दिया, लिख दिया, ताकि सामने वाले को भी पता चले हमें फॉर्मूला आता है। और फिर यहाँ पे अप्लाई करो, तो देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू, तो फर्स्ट टर्म यानी कि log x इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म, तो इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म क्या है x dx माइनस, फिर इंटीग्रेशन एक बड़ा वाला आएगा तो इंटीग्रेशन बड़ा वाला आ गया, और इसके अंदर एक डब्बा बनता है तो वो भी बन गया, तो ऐसे इंटीग्रेशन में डब्बा बना दिया। ठीक है, इसके अंदर क्या डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, तो डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म किधर है, ये log x, फिर इसी के अंदर इंटीग्रेशन किसका, सेकेंड टर्म का, तो x dx, सिंपल हमने लिख दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो मुझे दिखाई दे रहा है log x तो एज इट इज रहेगा, x का इंटीग्रेशन क्या, xn का फॉर्मूला लगेगा, x के पावर में कुछ नहीं यानी 1 है, तो n प्लस वन यानी 1 प्लस 1 अपॉन में भी n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, तो x के पावर में 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, इंटीग्रेशन हो गया माइनस। यहाँ पर log x का इंटीग्रेशन और log x का डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x। ठीक है, इनटू x का इंटीग्रेशन है, तो x का इंटीग्रेशन वही x के पावर में 1 प्लस 1 अपॉन में भी 1 प्लस 1 dx। देखो ध्यान से समझना, हमने ये डेरिवेटिव सॉल्व किया, उसका आंसर इधर लिखा, ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया, उसका आंसर इधर लिखा, लेकिन जो बड़ा वाला इंटीग्रेशन है अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए हम लोग ने इंटीग्रेशन बड़ा वाला एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस, यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स एज इट इज इंटू एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 अपॉन में 2। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होती दिख रही है हम लोगों को, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस इंटीग्रेशन, अब देखो यहाँ पे सिर्फ x बचा ऊपर और नीचे क्या बच गया 2 dx। अब इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन जब तुम लोगे तो ध्यान से सुनना, अपॉन 2 जो है वो कांस्टेंट नंबर है जो x के साथ है। देखो x अपॉन 2 यानी कि 1 अपॉन 2 इंटू एक्स, तो ये जो 1 अपॉन 2 है ये तो x के साथ में है और कांस्टेंट है, तो जब x के साथ कोई कांस्टेंट होता है तो उसको टच नहीं करते, तो 1 अपॉन 2 एज इट इज आ जाएगा। सिर्फ x का इंटीग्रेशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, x के पावर में 1 प्लस 1 यानी कि x का स्क्वायर अपॉन में भी 1 प्लस 1 यानी कि 2, लास्ट में प्लस c। सिंपल हो गया हमारा काम। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बचेगा log x इंटू एक्स स्क्वायर, जो अपॉन 2 है ना तुम पूरे पे लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो इसका अपॉन है वही इसका अपॉन है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही होता है, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 2 जा 4 प्लस सी। चाहो तो और एक स्टेप आगे जाओ, दोनों में एक्स स्क्वायर दिख रहा है ऊपर कॉमन ले लो, नीचे यहाँ पे 2 4 दिख रहा है कॉमन ले लो, नहीं चाहो तो लीव इट एज इट इज एंड दिस इज द राइट आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, बस ऐसे ही सॉल्व करना होता है। चलो एक और क्वेश्चन मैंने इसी पेज पे लिख रखा था, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर में 4x, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर में 4x dx। तो अब हम जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो पहले देखेंगे कि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो LAE रूल के हिसाब से पहले a आता है बाद में e आता है, तो ये तो करेक्ट हुआ, तो इसको चेंज मत करो, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, तो लिखो बाय u इंटू वी रूल, और क्या होता है u इंटू वी रूल की इंटीग्रेशन u इंटू वी फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। ठीक है, सिंपल एकदम। और फिर इसके बाद फॉर्मूला लगा दो, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू
क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म विच इज एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म विच इज ई के पावर में 4x माइनस यहां पर क्या आ जाएगा बड़ा इंटीग्रेशन फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म का यानी ई के पावर में 4x का dx। सिंपल है, तुम लोग बोर नहीं हो रहे हो ना, एक ही क्वेश्चन मैं बार बार करा रहा हूँ, तो मैंने सोचा एक और वेरिएशन करवा देना चाहिए u इंटू वी के अंदर, इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, e के पावर में 4x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो ex का इंटीग्रेशन ex होता है, लेकिन जब भी इंटीग्रेशन में हम लोगों को ऐसा दिखाई देता है कि जहां पर x होना चाहिए था वहां पे x की जगह कोई दूसरा टर्म आ गया है, 4x 5x 6x ऐसा कुछ आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, x के साथ वाला जो नंबर होता है ना उसको अपॉन में लिख देते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कभी इंटीग्रेशन करना पड़ा e के पावर में 4x का, तो ex का तो ex होता है, तो e के पावर में 4x का इंटीग्रेशन e के पावर में 4x ही होगा, लेकिन मैं अपॉन में क्या लिख दूंगा 4, क्योंकि x के साथ 4 क्या है एक्स्ट्रा है, तो हम लोग उसको यहाँ पे क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। इतना बस याद रखना, ठीक है। इसका रीजन भी होता है जो मैंने मेरे रेगुलर वीडियोस के अंदर बताया है, अभी फिलहाल के लिए उसमें नहीं घुसते, अभी फिलहाल बस इतना समझते हैं कि e के पावर में 4x का इंटीग्रेशन इज e के पावर में 4x अपॉन में 4, सिंपल, माइनस इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, तो यहाँ पे आ गया 2x इंटू e के पावर में 4x का इंटीग्रेशन अगेन e के पावर में 4x अपॉन में 4 dx। ठीक है, काम हो गया हमारा, आगे देखते हैं। तो ये तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर में 4x, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अपॉन एक ही साथ लिख दो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जब मैं देखूंगा तो 2 और 4 कैंसिल आउट हो सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास, देखो अपॉन में जो 2 है ना इसको ना थोड़ा इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूँ, क्योंकि अंदर नंबर नहीं रहेगा तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान होगा। तो 2 को बाहर ले लिया, ऊपर से 1 को बाहर ले लिया, ऊपर अंदर क्या बचा x इंटू ई के पावर में 4x dx। अब ज़रा ध्यान से देखो, हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर u इंटू वी दोबारा से आ गया, तो हम लोगों को यहाँ पे दोबारा से u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा। तो हम लोग इस वाले क्वेश्चन को एज इट इज़ यहीं पे छोड़ेंगे, ये जो i है इसको हम लोग यहीं पर क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान के लीव कर देंगे। हम लिखेंगे लेट i डैश, मतलब एक नया इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे i डैश मान के, और वो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन x इंटू ई के पावर में 4x dx। अब डायरेक्टली यहाँ पे u इंटू वी रूल लगा दो, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, सिंपल, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो x एज इट इज रहेगा, e के पावर में 4x का इंटीग्रेशन इज e के पावर में 4x अपॉन में 4 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो जाता है 1, सिंपल, e के पावर में 4x का इंटीग्रेशन कितना है, e के पावर में 4x अपॉन में 4, सिंपल, फिर x इंटू ई के पावर में 4x पूरे के अपॉन में 4 लिख दो, चलेगा। यहाँ पर 1 इंटू ई कुछ मतलब नहीं है, एज इट इज आ जाएगा, अपॉन का 4 जो इसको बाहर लिख देते हैं, अंदर बचा e के पावर में 4x और dx। अब उसका इंटीग्रेशन करना है, और जो हमें ऑलरेडी आता ही है, तो x इंटू ई के पावर में 4x अपॉन में 4 माइनस ये 1 अपॉन 4, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e के पावर में 4x अपॉन में 4 प्लस c, सिंपल, हमारा काम हो गया। ठीक है, प्लस c आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते, तो x इंटू ई के पावर में 4x अपॉन में 4, 1 इंटू ये एज इट इज 4 4 16 प्लस c, ये आ गया हमारा i डैश। इसको मैंने बहुत स्पीड में किया क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, इसलिए। ठीक है, एक बार तुम्हें i डैश मिल गया, मतलब इसका इंटीग्रेशन मिल गया, इसका, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जो इंटीग्रेशन था उसमें वहाँ पे आंसर पुट कर सकते हैं। तो हम लोग पूरा फर्स्ट इक्वेशन दोबारा से लिखेंगे, और इस बार इस पार्ट की जगह हम लोग हमारा आंसर जो आ गया वो लिख देंगे। तो इसको याद कर लो, एक्स स्क्वायर इंटू ई के बारे में 4x अपॉन में 4। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं i इज इक्वल्स टू फ्रॉम 1, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, तो n2, तो i इज इक्वल्स टू ई के पावर में 4x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, ऐसा कुछ था ना, एक सेकंड रुको, अपॉन में 2 था या अपॉन में 4 था, हाँ, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर में 4x अपॉन में 4 था, तो यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में 4 माइनस 1 अपॉन 2 लिखा हुआ था,
और फिर इंटीग्रेशन में वो पार्ट था जो हमने सॉल्व करके ये निकाला है। तो 1/2 के बाद जो इंटीग्रेशन था उसकी जगह ये पूरा आ जाएगा, x इंटू ई के पावर में 4x अपॉन में 4 माइनस ई के पावर में 4x अपॉन में 16, लास्ट में आ जाएगा प्लस सी। यहाँ पे प्लस सी ऑलरेडी था और यहाँ पर हम लोग जब आएंगे तो सारा इंटीग्रेशन खत्म हो गया, तो उसी प्लस सी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। देखो उसका प्लस सी अलग है, इसका प्लस सी अलग है, लेकिन हम लोगों को 2 सी एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक्सप्रेशन में एक सी बहुत होता है, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा ई के पावर में 4x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, यहाँ पे गया तो x इंटू ई के पावर में 4x, 2 4 जा 8। फिर ये जब यहाँ पे गया, ध्यान से देखना, ये -1/2 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये ऑलरेडी माइनस, ये भी माइनस, तो आंसर में क्या आ जाएगा प्लस। तो 1 इंटू ई के पावर में 4x एज इट इज, नीचे 2 इंटू 16 इज 32 प्लस सी। नाउ इफ यू वांट देन लीव योर आंसर हियर ओनली, लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, मैं नहीं सजेस्ट करता कि आंसर यहाँ पे छोड़ो, इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन आ सकती है, तो उनको कॉमन लेके फिर जाके फाइनल आंसर बनाना अपना। सब में ई के पावर में 4x है, ले लो कॉमन, सब में ऊपर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे नहीं है, तो एक्स को कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन नीचे सब 4 के टेबल के हैं, तो 4 को भी कॉमन ले लो। तो यहाँ पर ये चला गया, बचा एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 1 बचा जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस यहाँ पे से ये चला गया तो बचा x, नीचे 4 2 जा 8 होता है तो 2 बच गया, यहाँ से ये चला गया तो ऊपर कुछ नहीं बचा, नहीं 1 4 8 जा 32, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस सी। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा यूनिट रूल कैसे काम करता है, ठीक है। चलते हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, विच इज पार्शियल फ्रैक्शन। लास्ट टॉपिक है, लास्ट एक्सरसाइज में पूछा जाता है। देखो पार्शियल फ्रैक्शन में तुम्हें ना टेक्स्ट बुक में देखोगे तो बहुत सारे टाइप्स दिए हैं, सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है। ये 2 बेसिक टाइप्स है जो तुम्हें पता होने चाहिए सॉल्व करने के लिए, और ये एग्जाम में आते भी हैं। सबसे पहला टाइप क्या है कि अगर क्वेश्चन, पहले समझो पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। पार्शियल फ्रैक्शन में एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऊपर तो कुछ भी होगा लेकिन नीचे तुम्हें ब्रैकेट्स दिखाई देंगे, 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट ऐसे दिखाई देंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, ब्रैकेट में x माइनस ए, ब्रैकेट में x माइनस बी, ऐसे दिखाई देगा। तो कभी भी अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिखा कि ऊपर कुछ तो लिखा है और नीचे ब्रैकेट्स हैं, 2 ब्रैकेट है या फिर 3 ब्रैकेट भी हो सकते हैं, तो उस केस में तुम इस पूरे क्वेश्चन को उठाओगे और सब्सटीट्यूट कर दोगे इसकी जगह पे क्या, a अपॉन में पहला वाला ब्रैकेट प्लस b अपॉन में ये दूसरा वाला ब्रैकेट, और फिर आगे सॉल्व करते हैं, वो कैसे करते हैं मैं सिखा दूंगा। लेकिन सब्सटीट्यूशन क्या करना है वो यहाँ पे मैंने दिखा दिया, वो देख लो। अगर कभी ऐसा हुआ, अगर यहाँ पे 3 ब्रैकेट आए 1 2 3, तो a अपॉन में पहला ब्रैकेट प्लस b अपॉन में दूसरा ब्रैकेट प्लस c अपॉन में तीसरा ब्रैकेट, चौथा आ गया तो प्लस d अपॉन में चौथा ब्रैकेट, ऐसा होता नहीं है, 3 ही आता है, तो वो तुम लोग याद कर लो, ठीक है। यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर थोड़ा सा अलग होता है कि 2 ही ब्रैकेट आया पर एक ब्रैकेट में कुछ नहीं है और एक ब्रैकेट में ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे कहीं पे भी स्क्वायर नहीं था, अगर स्क्वायर लगा हुआ आया तो तुम क्या करोगे, a अपॉन में वो वाला ब्रैकेट जिस पे स्क्वायर था बट बिना स्क्वायर के, तो x माइनस ए का स्क्वायर था तो a के अपॉन में x माइनस ए लिखा बट बिना स्क्वायर का। फिर b के अपॉन में वही स्क्वायर वाला ब्रैकेट इस बार स्क्वायर के साथ, और c के अपॉन में दूसरा वाला ब्रैकेट। समझे, ये जो स्क्वायर वाला है 2 बार आएगा, एक बार a के नीचे आएगा बिना स्क्वायर के, एक बार b के साथ आएगा स्क्वायर के साथ, और c के साथ आ जाएगा दूसरा वाला ब्रैकेट, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशंस है जो हम लोग सॉल्व करने में यूज करेंगे, तुम लोग देखो अभी कैसे करते हैं तो तुम्हें समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट, सेकेंड वाला जो लिखा हुआ है ना, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 ऊपर दिया है, और न्यूमरेटर पे ध्यान मत देना, न्यूमरेटर देखने की जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर से बस लेना देना। तो क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 x माइनस 4। यहाँ पे जनरली नीचे तुम्हें 2 ब्रैकेट्स दिख रहे होंगे, पर ये जो एक्स्ट्रा x है ये भी तो एक ब्रैकेट ही है, भले वो 2 टर्म 3 टर्म नहीं, एक ही टर्म है, लेकिन है तो एक ब्रैकेट ही। तो हमें नीचे 3 ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखो, 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 और x माइनस 4, और पुट कर दो इज इक्वल्स टू a अपॉन में पहला ब्रैकेट विच इज x प्लस b अपॉन में दूसरा ब्रैकेट विच इज x प्लस 1 प्लस c अपॉन में तीसरा ब्रैकेट विच इज x माइनस 4। ये पुट कर दिया तुमने। अब इसको सॉल्व करो, a b और c की वैल्यू निकालो। अब वो कैसे निकलती है ध्यान से सुनना।
ये पूरा जो डिनोमिनेटर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर इसको मैं उस साइड भेज दूँ तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर 2x + 1, डिनोमिनेटर तो पूरा वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। a, अब ध्यान से सुनना, वहाँ पे a/x लिखा हुआ है, उसमें आया मल्टीप्लाई हो गया ये पूरा, क्या, x + 1 x - 4 ऐसे हो गया। तो जब ऐसा होगा तो सिंपल हो क्या जाएगा कि क्योंकि x डिनोमिनेटर में भी था तो ये कट जाएंगे, और मेरे पास बचेगा सिर्फ ये दोनों x के साथ, a के साथ। तो मेरे पास बचा x + 1 और x - 4, ये दोनों मल्टीप्लाई में बच गए, x और x कट गया। सेम ऐसे जब तुम b के पास जाओगे तो तीनों b में मल्टीप्लाई हुए, पर x + 1 और x + 1 कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ x और x - 4, x और x - 4 बच गया। c के साथ तीनों आए लेकिन x - 4 कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ x और x + 1। समझा तुम लोगों को? जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो ये जैसी मल्टीप्लाई होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाता है, जो दो बच जाते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। अब ए बी सी कैसे निकलेगा सर जी, तो ध्यान से सुनना, बहुत ही एकदम क्या बोलेंगे उसको, ब्रिलियंट वे हमारे पास ए बी सी निकालने का। हम ऐसा मानते हैं कि अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो मुझे बी और सी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ ए की वैल्यू निकले, ए की वैल्यू होनी चाहिए, तो बी और सी को रास्ते से निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे हम लोग बी और सी को 0 बना देंगे। तो 0 कैसे बनेगा बी और सी, तो हम लोग देखेंगे कि पहले देखेंगे बी और सी की कॉमन कमजोरियां क्या है। तो मुझे दिख रहा है बी के पास भी x है और सी के पास भी x है, ये वो चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, वो ब्रैकेट है जो दोनों में कॉमन है। तो हम लोग लिख देंगे पुट, यहाँ पे लिखो टू फाइंड ए। हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ए की वैल्यू चाहिए। पुट, क्या कॉमन था, x = 0, उसको क्या पुट कर दोगे, 0। अब पूरे इक्वेशन को सॉल्व करो x को 0 रख के, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2, x की जगह पे 0 + 1 = a 0 + 1 ब्रैकेट में 0 - 4 प्लस b x की जगह पे 0 x - 4 यानी 0 - 4 प्लस c x की जगह पे 0 x + 1 यानी 0 + 1। सिंपल हमारा काम हो गया। तो हमें दिखाई दिया 2 0 होता है, तो 1 बचा सिर्फ। यहाँ पर a 0 + 1 इज 1, 0 - 4 -4, b × 0 0 गायब, c × 0 0 गायब, b और c पूरे क्या हो गए, गायब हो गए। तो हमारे पास बचा सिर्फ a। तो 1 = a 1 = a 4 = 4a, तो -4a वहाँ पे बचा। -4 को इधर ले लो तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू मिल गई हम लोगों को -1/4। लो, a की वैल्यू हमारे पास तैयार है। सेम वे में हम लोग b की वैल्यू निकालेंगे, सेम वे में हम लोग c की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम लोग लिखते हैं टू फाइंड b। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, नीचे इसको बस इतना, हाँ बस काम हो गया। लिखते हैं टू फाइंड b पुट। अब किसको 0 रखेंगे, तो b की वैल्यू चाहिए तो a और c को 0 बनाना पड़ेगा। तो मुझे दिख रहा है a में और c में क्या कॉमन है, x + 1। देखो ना, x + 1 इधर पे भी है, x + 1 इधर पे भी है। तो अब हम लोग लिखेंगे पुट x + 1 = 0, इसको 0 पुट कर देंगे। लेकिन x + 1 को 0 पुट किया तो इसमें से x की वैल्यू तो मिली नहीं, तो निकाल लो ना, +1 को उधर भेज दो, -1। तो 0 पुट करने पे अगर डायरेक्टली x की वैल्यू नहीं मिल रही है तो सॉल्व करके निकालो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो अब सब में x की जगह -1 पुट कर दो। तो अब ये हो जाएगा 2, x की जगह -1 + 1 = a ब्रैकेट में -1 + 1, फिर ब्रैकेट में x - 4 यानी -1 - 4, फिर प्लस b में क्या आ जाएगा, x की जगह -1, यहाँ पे -1 - 4 प्लस c -1 और दूसरे ब्रैकेट में -1 + 1। सिंपल हमारा काम हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो बस। तो मुझे दिखाई दे रहा है 2 1 = 2 और माइनस है तो -2। यहाँ पे a एज इट इज, लेकिन रुको, -1 + 1 कट गया, 0 हो गया, 0 × a 0, तो a गायब हो गया। हम चाहते थे जो वो हो गया। तो b बचा, b -1 है b के साथ में, और जो दूसरा वाला ब्रैकेट है वो हो जाएगा -1 - 4 -5, सिंपल। और c के साथ ये दोनों आए, कैंसिल आउट होकर 0 हो गया, c भी वहाँ से गायब हो गया। तो अब मेरे पास बचता है, इसको सॉल्व करके -1 = 5 1 = 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5b।
5 को इधर ले लो तो b की वैल्यू आ गई -1/5। सिंपल। सेम वे में वी विल फाइंड नाउ c। तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग देखते हैं a और b को 0 करना पड़ेगा। तो a और b में क्या कॉमन है? x -4 तो पुट x -4 इज इक्वल्स टू 0। तो लिखते हैं टू फाइंड c पुट x -4 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू तो मिल नहीं रही है तो -4 को वहां पे भेज दो, मतलब x की जगह 4 डालना है। तो लिखो यहाँ पे था 2x, तो 2x की जगह कितना आ गया 4 + 1। यहाँ पे क्या था? a था, a के साथ क्या था हमारे पास? a के साथ इट वाज x + 1 और x -4। तो यहाँ पर आ जाएगा x + 1 यानी 4 + 1 और 4 - 4 प्लस b के साथ क्या था हमारे पास? x था एक यानी कि 4 था और एक था x -4 यानी कि 4 - 4 प्लस c के साथ हमारे पास एक x था यानी 4 था और एक x + 1 था यानी 4 + 1 था। सिंपल हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 = 8 + 1 9। a में देखो कैंसल, a गायब, कैंसल b गायब, बचा सिर्फ c के एक ब्रैकेट में 4 है, दूसरा 4 + 1 कितना हो गया 5। तो दिस इज 9 इज इक्वल्स टू 4 5 = 20c। 20 को इधर भेज दो तो 9/20 इज इक्वल्स टू c। दिस इज आवर वैल्यू ऑफ c, 9/20। समझ में आ गया तुम लोगों को? अब बस ये तीनों वैल्यूज हम लोगों को क्या कर देनी है? पुट कर देनी है यहाँ पर। अब कैसे पुट करेंगे मैं समझाता हूँ। हमें जो क्वेश्चन है इसको दोबारा से लिखेंगे, पर इस बार ये पूरा जो पार्ट था क्वेश्चन का वो तो यही था। तो इस बार हम लोग इसको हटा के ये लिखेंगे क्वेश्चन में a/x b/x + 1 c/x -4। तो हम लोग चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं नाउ I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a/x dx प्लस b/x + 1 dx प्लस c/x -4 dx। हो गया हमारा काम। चलो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू लास्ट में भी पुट कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी, हम लास्ट में कर देंगे, ठीक है। ये जो a है अगर इसको मैं बाहर निकाल दूँ तो अंदर क्या बचेगा? 1/x, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, ठीक है। तो dx। b को बाहर निकाल दूँ तो अंदर क्या बचेगा? 1/x + 1 dx। c को बाहर निकाल दूँ तो क्या बचेगा? 1/x -4 dx। मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। 1/x + 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log mod में x + 1। जो भी नीचे डिनोमिनेटर में होता है वो मॉड के अंदर आ जाता है, ठीक है। प्लस c, ये क्या हो जाएगा? log mod में x -4, लास्ट में प्लस c, सबका इंटीग्रेशन हो गया। 1/x का log x होता है, यहाँ पे भी log x log x log x, जो डिनोमिनेटर होता है वो मॉड में आ जाता है। हो गया हमारा काम। a b c की वैल्यू पता ही है, पुट कर दो यहाँ पे। क्या पता थी भाई वैल्यू? c की वैल्यू पता चल चुकी है 9/20 log mod में x -4 प्लस c। a और b की क्या वैल्यूज है चेक कर लो ऊपर। b की -1/5 है, a की -1/4 है। तो लिख देते हैं इसकी -1/5 -1/4 है log x की, इसकी -1/5 है log x + 1 की। हो गया हमारा काम। दिस इज आवर फाइनल आंसर। कुछ लोग इसको भी और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। आई डोंट थिंक यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस इवन मोर, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, इतना कर दिया बहुत है, ठीक है। चलते हमारे नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है ही नहीं हमारे पास। हमने पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन कर लिया एंड दिस इज इनफ फॉर अस। रुको, एक क्वेश्चन शायद से है पर ऊपर मैंने लिखा था वो जो स्क्वायर वाला है जिसमें नीचे एक स्क्वायर रहता है, देखो ये रहा। तो इसको सॉल्व करते हैं अगले वाले हमारे स्लाइड पे। तो x है x -1 का होल स्क्वायर और x + 2। तो लिखते हैं लेट I इज इक्वल्स टू x -1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे x + 2 dx। इतना ही था ना? चेक कर लो एक बार। हाँ परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये स्क्वायर वाला है ना, तो स्क्वायर वाले को सब्सटीट्यूशन का तरीका अलग होता है। तो हम लिखेंगे लेट या फिर पुट, जो भी बोल सकते हैं। तो पुट पूरा क्वेश्चन लिखा x/में x -1 का होल स्क्वायर x + 2। a के अपॉन में स्क्वायर वाला ब्रैकेट आएगा बट बिना स्क्वायर का, तो x -1
एज इट इज आ जाएगा। b के अपॉन में स्क्वायर वाला टर्म आएगा स्क्वायर के साथ जो आ गया, और c के अपॉन में आ जाएगा जो बचा हुआ है यानी कि x+2। ठीक है, इतना हमने ऑलरेडी देख लिया था। ये सब्स्टिट्यूशन याद होना चाहिए तुम्हें। अब ABC की वैल्यू निकालनी है, तो पहले ये पूरा डिनोमिनेटर वहाँ पे भेजो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x = a के साथ जब गया पूरा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ध्यान से देखो a के अपॉन में था x-1 और मल्टीप्लाई होने आया पूरा x-1 का होल स्क्वायर और x+2। तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो x-1 है ये इसके साथ कट जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर था तो एक x-1 का ब्रैकेट अभी भी बचेगा, एक x-1 का ब्रैकेट बचेगा और एक x+2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, हमारा काम हो गया a वाला। अब b वाला देख लेते हैं। तो b के साथ पूरा x-1 का होल स्क्वायर x-1 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x+2। और c के साथ x-2 कैंसिल, तो बचेगा x-1 का होल स्क्वायर। जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद बचेगा मैंने लिख दिया, सिंपल था। अब ABC की वैल्यू कैसे सेम तरीके से निकालेंगे जो अभी तक हम लोग कर रहे थे। बस इतना ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पर a की वैल्यू लास्ट में निकालेंगे। किसकी वैल्यू लास्ट में निकालेंगे? हम लोग a की वैल्यू लास्ट में निकालेंगे। हम लोग पहले b और c निकाल लेते हैं और मैं बताऊंगा क्यों ऐसा कर रहा हूँ। पहले लिखते हैं टू फाइंड b। तो जब मुझे b की वैल्यू चाहिए तो मुझे a और c को एक साथ 0 बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनेगा? देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पर भी x-2 है, यहाँ पर भी x+2 है, यहाँ पर भी x+2 है, दोनों में कॉमन है x+2। तो सॉरी मुझे b की वैल्यू चाहिए तो a और c को 0 बनाना पड़ेगा एक साथ। मैंने उल्टा कर दिया वो। तो मुझे b की वैल्यू चाहिए तो a और c को 0 बनाना है। तो ये रहा a, ये रहा c, यहाँ पर भी x-1 है, यहाँ पर भी x-1 है, दोनों में कॉमन है। तो पुट x-1 = 0। तो -1 को वहाँ पे भेज के x = क्या हो जाएगा? 1। तो x की जगह 1 पुट करना है b की वैल्यू के लिए। चलो 1 पुट कर दो। x की जगह 1 a, x की जगह 1 -1, x की जगह 1 +2 प्लस b, x की जगह 1 +2 प्लस c, x की जगह 1 -1 का होल स्क्वायर। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि यार इधर तो 1 -1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी c में 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ b वाला टर्म। तो b 1 + 2 कितना हो गया? 3। तो 3 को यहाँ पर ले लो, 1/3 = b। लो b की वैल्यू मिल गई। अब c की निकालो यार, है ना, a लास्ट में मैं बताऊंगा क्यों। पहले c निकाल लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ टू फाइंड c। अब मुझे a और b में कॉमन चाहिए। तो a और b में क्या कॉमन था? अभी देख ही लिया था हम लोग ने, x+2 दोनों में कॉमन है। तो पुट x+2 = 0। तो x = क्या हो जाएगा? -2। तो x की जगह हम लोगों को -2 रखना है पूरे के पूरे इक्वेशन के अंदर। तो उस इक्वेशन को यहीं पे रखते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं। तो x की जगह आ गया -2, फिर a ब्रैकेट में x-1 = -2 -1, फिर यहाँ पे x+2 = -2 +2 प्लस b के साथ क्या है? x+2 है तो -2 +2 प्लस c के साथ क्या है? x-1 है तो -2 -1 का होल स्क्वायर। सिंपल। अब इसको सॉल्व कर दो तो हमें पता चलेगा कि -2 यहाँ पर -2 + 2 कैंसिल, जिसकी वजह से a गायब हो जाएगा, -2 + 2 कैंसिल, जिसकी वजह से b गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ c। उसके ब्रैकेट में -2 -1 = -3 का होल स्क्वायर। तो -2 = 3 का स्क्वायर 9, माइनस बढ़ जाता है स्क्वायर करने पे, तो 9c। 9 को यहाँ पर भेज दो तो -2/9 = c। हमें c की वैल्यू मिल गई। अब पता है a की वैल्यू क्यों निकालने से मैंने मना किया था तुम लोगों को? अगर तुम a की वैल्यू निकालने जाओगे तो तुम्हें b और c दोनों को एक साथ 0 बनाना पड़ेगा। उसके लिए b और c में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। देखो ना, क्या यहाँ पर b और c में कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि b और c में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों को एक साथ 0 बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन में ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, कि b और c की वैल्यू निकालो पहले, जो कि इजीली निकल जाती है। और a के लिए ऐसे किसी भी क्वेश्चन में, स्क्वायर वाले क्वेश्चन के अंदर एक फॉर्मूला लगता है, विच इज a = -c टू फाइंड a = -c। ये फॉर्मूला आया कैसे? बहुत सॉल्व करने के बाद आता है, पर तुम्हें सिर्फ ये याद कर लेना है, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में वो सॉल्व करने के मार्क्स मिलने वाले
नहीं है। तो a इज इक्वल्स टू माइनस सी, a इज इक्वल्स टू माइनस सी की वैल्यू कितनी है -2/9, तो माइनस माइनस प्लस a की वैल्यू कितनी आ गई 2/9। लो खत्म, a की वैल्यू भी मिल गई। और एक बार a की वैल्यू मिल गई उसके बाद हमारा i लिखो, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a अपॉन में x-1 था प्लस b अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर था और प्लस c अपॉन में x+2 था dx। यही था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चेंज हो गया क्वेश्चन। अब फिर क्या करेंगे, ये तीनों अलग अलग लिख देते हैं, काम करते हैं। इंटीग्रेशन एक साथ नहीं लिखते हम लोग, तीनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं अलग। तो यहाँ पे अलग से आ जाएगा इंटीग्रेशन dx, यहाँ पे अलग से आ जाएगा इंटीग्रेशन dx, यहाँ पे अलग से आ जाएगा। a को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा 1/x-1 dx। b को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा 1/x-1 का होल स्क्वायर dx। यहाँ पे c को बाहर निकाला, अंदर बचा 1/x+2 dx। सिंपल। इंटीग्रेशन करते टाइम ध्यान देना जरा अच्छे से। यहाँ पे तो a एज इट इज रहेगा, 1/x का इंटीग्रेशन इज log x, तो यहाँ पे आ जाएगा log मॉड में x-1। तो यहाँ पे का काम हो गया। ऐसे c में देखोगे तो c 1/x का इज log x, तो 1 तो log और मॉड में x+2 काम हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे 1/x² है, 1/x नहीं है, और 1/x² का इंटीग्रेशन log x नहीं होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे आते पता करते हैं। इंटीग्रेशन 1/x², तो देखो x² है ना, डायरेक्टली तो कोई इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, इसको इधर से भेज देता हूँ ऊपर, तो ये बन जाएगा x के पावर में -2 dx। अब xn का फॉर्मूला लगेगा, तो xn का फॉर्मूला इज n+1 अपॉन में भी n+1। इसको सॉल्व करूँ तो x के पावर में हो जाएगा -1 अपॉन में भी कितना आ जाएगा -1। और इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो जो x के पावर में -1 है, इसलिए -1 है क्योंकि ऊपर उसको नीचे कर दिया, तो वापस से पावर में क्या हो जाएगा +1। तो उसको नीचे लेके गया तो x के पावर में +1 आ जाएगा। और नीचे ऑलरेडी -1 था, तो माइनस ऑलरेडी नीचे है, ऊपर कुछ नहीं बचा है यानी कि 1, ठीक है। अब तुम लोग खुद सोचो, ऊपर 1 ठीक है, माइनस ठीक है, x के पावर में 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इज -1/x। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन आएगा वो हो जाएगा -1/x, x यानी ये पूरा x-1, हमारा काम हो गया। 1/x² का इंटीग्रेशन इज -1/x, जो हमने लिख दिया, ठीक है। और हमारे यहाँ पे b भी है, तो b × 1 b हो गया, ठीक है। अब a b c की वैल्यू पुट कर दो, तो इस a की वैल्यू इज 2/9 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, तो a की वैल्यू 2/9 है और c की वैल्यू माइनस कितनी आई थी, -2/9, और b की वैल्यू 1/3, तो 2/9 माइनस b की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1/3 और नीचे जो x-1 है उसको लिख दो, ठीक है, सिंपल। और प्लस c की वैल्यू इज -2/9, तो यहाँ पर -2/9 और लॉग मॉड में x+2 जो बचा वो लिख दो, हमारा काम हो गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल है, आसान है, हो गया हमारा काम। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया लॉग वाला, तो 2/9 लॉग मॉड में x-1 वो भी आएगा, ठीक है। और फिर आगे वो पूरा पार्ट, एक मिनट को अच्छे से लिख देता हूँ मैं, फिर ये सिंपल। ए बी सी की वैल्यू बस मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। दिस इज अ फाइनल आंसर। और इसी के साथ हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन के टाइप जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सब कवर कर चुके हैं हम लोग। और मैंने कोशिश की कि मैं फटाफट ख़त्म करा दूं, साथ में कोशिश की कि तुम लोगों को समझ में भी आ जाए। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।